नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो भाई स्वागत है आपका फिर से हमारे इस दृष्टि बैच में। तो सर आज आप क्या पढ़ाने वाले हो? तो भाई आज हम इतिहास का एक बहुत ही प्यारा सा जो अध्याय है वो शुरू करेंगे और शुरू करके खत्म भी करेंगे, यानी कि वन शॉट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारी जो ये 9वीं क्लास की दृष्टि बैच जो है वो वन शॉट के लिए आया है और ऑलमोस्ट सारे चैप्टर मैं करा रहा हूँ, धीरे 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 हो भी गए हैं। और इसी आप बोल सकते हो इसी दृष्टि बैच के लिए जो है हम अगला चैप्टर लेके आए हैं। और उस चैप्टर का नाम क्या है भाई? तो इतिहास का बहुत ही प्यारा चैप्टर है, नाजीवाद और हिटलर का उदय, है ना। तो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करेंगे? तो तुमने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, है ना। हमेशा एक व्यक्ति का नाम तो सुना होगा, बचपन में ही सुन लिया होगा। एक सीरियल भी आता था हिटलर दीदी नाम से, है ना। तो एक कौन था? एडोल्फ हिटलर। इसकी हम बात करेंगे और किस तरीके से इस इंसान ने एक द्वितीय विश्व युद्ध करवा दिया था। ऐसा बोला जाता है भाई, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो हिटलर की वजह से हुआ था। क्लियर हुआ? तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। किस तरीके से जो नाजीवाद है इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या होता है नाजीवाद, इसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि भाई हिटलर का उदय कैसे हुआ, किस तरीके से यहाँ पे हिटलर जो होता है वो अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा लेता है, इतना बढ़ा लेता है कि फिर आप देखोगे यहां पर अंत में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। और फिर क्या हुआ हिटलर के साथ में, ठीक है। वो सारी जो कहानी है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बेसिकली हिटलर के बारे में बात कर रहे हैं। और इसकी जो पार्टी थी, इसका जो दल था जिसका नाम था नाजी, है ना। नाजी पार्टी, नाजी दल जो था, इसके बारे में हम बात करेंगे। इनकी विचारधाराओं के बारे में हम जो है बात करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो भाई देखो बहुत सारे टॉपिक जो हम क्लियर करेंगे वैसे। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो जैसे आप अपना चैप्टर शुरू करोगे, है ना, जैसे ही आपका चैप्टर जो है, अध्याय जो है शुरू होता है, तो इसमें बेसिकली आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो एक बच्चा होता है, कहानी जो है शुरू की जाती है। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं अध्याय पढ़ाऊं तो उसे ना कहानी की तरह देखना, बिल्कुल जो एक स्टोरी फॉर्मेट जो होता है, कहानी जो होती है, इसकी तरह जो आप सबको देखना है। ठीक है, कहानी की तरह समझना है, क्योंकि मैं भी कहानी की तरह ही पढ़ाऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, ईयरफोन लगाने, एकांत में जाके बैठ जाओ। ईयरफोन ना भी हो तो भी चलेगा, एकांत में जाके बैठ जाना और आराम से क्या करना है, आपको शुरू से लेके एंड तक जो है ये पूरे लेक्चर को देखना है। इसके बाद आपको कोई भी चीज पढ़ने की जो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लेक्चर जो है मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर हुआ? चले, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो कहानी हमारी कैसे शुरू होती है, कहानी किस तरीके से शुरू होती है हमारी। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपकी जो भी किताब है उसमें जो है हेलमेट नाम का एक बच्चा है और वो अपने चुपचाप अपने माँ बाप की बातों को सुन रहा है ना। और उसके जो माँ बाप हैं वो किसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके खासकर जो पिताजी होते हैं जो कि एक फिजिशियन डॉक्टर होते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब मित्र राष्ट्र जो है हमें छोड़ेंगे नहीं। अब कौन है मित्र राष्ट्र, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो एक सीन ऐसा दिखाया गया है, जैसे मूवी शुरू होती है तो पहला सीन जो दिखाया गया है उसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो हेलमेट जो नाम का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है ये, और ये अपने कमरे में लेटा हुआ है और चुपचाप ये अपने माँ बाप की बातों को सुन रहा है। और उसके जो माँ बाप हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई अब जो मित्र राष्ट्र है वो हमें छोड़ेंगे नहीं, कि जो हमने यहूदियों के साथ किया, कौन है यहूदी, और जो अन्य लोगों के साथ किया, है ना, उसका बदला जो है मित्र राष्ट्र हमसे जरूर लेंगे। तो इन सारी बातों के बारे में जो है बात हो रही है। और उसके पिताजी जो है बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। क्लियर हुआ? अब यहां पर ऐसा पता लगता है कि उसके जो पिताजी हैं वो नाजी विचारधारा को मानते हैं। अच्छा, नाजी विचारधारा सर क्या है, नाजीवाद क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो हमेशा याद रखना बेटा, कुछ चीजें ना थोड़ा सा जान लो उसके बारे में। जैसे जैसे हम बात करें, ये जो पार्टी दे रखी है नासीवाद, है ना, नासीवाद की हम बात करें, नासीवाद की अगर हम बात करूं। अच्छा, अब याद रखना कोई भी शब्द के आगे वाद लग जाता है, कोई भी शब्द के आगे वाद लग जाए ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विचारधारा। विचारधारा, इसको हम विचारधारा बोलते हैं, है ना। सर विचारधारा क्या होती है? तो विचार का मतलब क्या होता है ना, एक आइडिया, एक विचार। जैसे मैंने कुछ सोचा, मेरा कुछ विचार है और मैं उस विचार को आपके साथ क्या कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। कि मैंने आपको कुछ बताया और आप मेरे क्या हो, आप मेरे विद्यार्थी हो, तो आप उससे बहुत ज्यादा क्या हो जाते हो, प्रभावित हो जाते हो। और धीरे धीरे जब 10 बच्चे, 20 बच्चे, 100, 1000, लाख, तो एक विचार एक बहुत बड़े स्केल पर फैल जाता है। उसको हम क्या बोल देते हैं, विचारधारा बोल देते हैं। क्लियर हुआ? तो अगर मैं नाजीवाद की बात करूं, नाजीवाद है क्या बेसिकली? तो जो नाजी पार्टी थी, है ना, जो जो क्या थी, जो इसको दो हिस्सों में जो आप बांट लो, एक तो वाद है, एक दूसरा क्या है हमारा, नाजी, है ना। तो ये क्या है, एक दल का नाम है। किसका नाम है भाई? एक दल, एक पार्टी का नाम है। ठीक है। अच्छा, ये पार्टी थी किसकी? तो ये जो पार्टी थी वो हिटलर की पार्टी थी। किसकी पार्टी थी बेटा? तो हिटलर की पार्टी थी। एडोल्फ हिटलर जो था, इसकी एक दल था और इस दल का नाम था नाजी। क्लियर हुआ? अच्छा, अब सर ये नाजी पार्टी जो है, इसकी जो विचारधारा है, मतलब यहां से यही निकल के आता है भाई, जो नाजी पार्टी है वो किसकी पार्टी है? वो हिटलर की पार्टी है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो हिटलर है, इसकी पार्टी की जो विचारधारा है, इसकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया नाजीवाद। क्लियर हुआ? तो इसकी पार्टी ने क्या क्या सितम किए लोगों पर, उसके बारे में क्या क्या अत्याचार किए लोगों पर, और किस लेवल पर जो है इन लोगों ने नरसंहार किया,
ऐसा बोला जाता है भैया यहूदियों को तो इन्होंने छोड़ा ही नहीं था, बहुत ही मुट्ठी भर यहूदी बचे हुए थे जो आज इजराइल में रह रहे हैं। उससे पहले तो आप देखोगे 1 करोड़ से ज्यादा, सोच के देखो 1 से 2 साल के अंदर इसने 1 करोड़ से ज्यादा जो यहूदियों को मार दिया। और ऐसे नहीं मारा, बहुत ही दर्दनाक मौत दी है, गैस चैम्बरों में ले जाके गहरी जो जहरीली गैस जो होती है वो छोड़ दिया करता था, और जिससे जो है दम घुटने से लोगों की मौत हो जाया करती थी। और ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत छोटा नंबर है, असलियत में तो किसी को पता ही नहीं है इसने कितनों को मारा है, और इसकी पार्टी ने ही सारे अत्याचार किए, है ना। और क्योंकि ये जो विचार था किसका था, क्योंकि ये विचार था हिटलर का, और जब हिटलर ने इस विचार को सबको बताया, सबको प्रभावित करना शुरू किया, तो ऐसी ही विचारधाराओं को हमने क्या बोल दिया, तो ऐसी ही विचारधाराओं को हमने बोल दिया नाजीवाद। क्लियर हुआ। अच्छा, तो यहां पर क्या होगा, हम सबसे पहले नाजीवाद की बात करेंगे, नाजीवाद का मतलब आपको जो है समझ में आ गया होगा, और फिर हम किसकी बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे हिटलर। तो भाई जो एडॉल्फ हिटलर था, है ना, ये सब कराया था किसका, ये सब हिटलर का ही कराया था। तो हम हिटलर के बारे में बात करेंगे, उसकी क्या सोच थी दुनिया को लेके, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरीके से आप देखोगे द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरू होगा, वो उसमें हिटलर का कैसे हाथ होगा। और ये भी हम बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में जो चीजें हुई उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर हुआ। अच्छा, तो हमारी कहानी कहां पर थी, याद करो। हमारी कहानी थी, हेलमट नाम का बच्चा है, वो 11 साल का बच्चा है, और अपनी टकटकी बांध के जो है वो अपने माँ बाप को जो है सुन रहा है, वो सुन रहा है, आराम से सुन रहा है वो माँ बाप को। ठीक है, उसके माँ बाप किसके बारे में बात कर रहे हैं कि भैया अब मित्र राष्ट्र जो है वो हमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो हमने किसके साथ किया, जो हमने उनके साथ किया, है ना, उनके लोगों के साथ किया, या फिर जो हमने यहूदियों के साथ किया, तो भैया इसका बदला वो जरूर लेंगे। और क्योंकि जो हेलमट के पिताजी जो थे, उसको पता नहीं था बेचारा, वो छोटा बच्चा है, वो भी कहीं ना कहीं हिटलर की विचारधारा से प्रभावित थे, वो भी कहीं ना कहीं नाजीवाद को मानते थे। ठीक है, तो ये कहानी कुछ ऐसी है हमारी। अगले दिन क्या होता है कि भैया वो पिकनिक पे जाते हैं, अपने बच्चे को ले जाते हैं, और हेलमेट को बिल्कुल पता नहीं था क्या होने वाला है उसके साथ में। तो अब जैसे ही होता क्या, वो पूरी जो पिकनिक मना के घर पे आते हैं, तो अगले दिन आप देखोगे कि उनके जो माँ बाप जो होते हैं, मतलब हेलमेट के जो पिताजी होते हैं, उनकी माताजी जो होती हैं, वो क्या कर लेती हैं, वो आत्महत्या कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, डर की वजह से, है ना, कि भैया उनके हाथ में नहीं आना, इससे अच्छा पहले ही मर जाओ। तो डर की वजह से क्या कर लेते हैं, दोनों लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जिससे कि हेलमेट जो होता है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, ट्रॉमेटाइज हो जाता है, बहुत ज्यादा वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है, और वो बहुत साल तक उसने अपने घर पे खाना भी नहीं खाया, है ना, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो भैया इतना जो डर का माहौल बना हुआ है ना, ऐसा क्या कर दिया भाई, है ना, नाजी पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया, ये सारी जो चीजें हिटलर के बारे में। और प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी हारा था। प्रथम विश्व युद्ध की हम बात करें, उसमें भी जर्मनी हारा था, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी हारा था। और प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी हारा था तो उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, और किस तरीके से खराब हालत से द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़े, वो भी हम जो है इस चैप्टर में बात करेंगे। समझ में आया। तो भैया ये सारी जो चीजें आपको आई होप जो है शुरू हो गई होंगी, मतलब क्लियर हो गई होंगी आपको। तो थोड़ा सा हम बात करें इसके बारे में, तो हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे, नहीं प्रथम पहले लिख लो, प्रथम लिख लो यहाँ पे, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हम बात करें, प्रथम, और यहाँ पे आप देखोगे द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की मैं बात करूं, है ना। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों की जो बीच की कहानी है, इसकी जो बीच की कहानी है, बीच की कहानी मुख्य रूप से हम इस पर फोकस करने वाले हैं। समझ में आया। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध किसकी वजह से हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था हिटलर की वजह से। कब से कब तक हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध आप देखोगे 1939 से लेकर 45 तक चला। ठीक है सर। और वही मैं बात करूं प्रथम विश्व युद्ध की, तो आप देखोगे ये 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला। अब हिटलर का जो उदय होता है वो इन दोनों समय के बीच में होता है। ये जो आप साल देख रहे हो, है ना, इन दोनों सालों के बीच में आप क्या देखने को मिलेगा, आपको हिटलर का उदय देखने को मिलेगा, हिटलर का उदय देखने को मिलेगा, है ना। अब यहां पर एक सवाल यह भी आता है कि भाई कौन सी परिस्थितियां रही होंगी जब हिटलर का उदय हुआ होगा। भाई कुछ तो हुआ होगा जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी जो है यहां पर प्रथम विश्व युद्ध में हार चुका है। अच्छा, अब प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो आप देखोगे यहां पर प्रथम विश्व युद्ध जो है, आप देखोगे यहां पर मित्र राष्ट्र, है ना, और केंद्रीय शक्तियों के बीच में होता, और केंद्रीय शक्तियों के बीच में हुआ था, केंद्रीय शक्तियों के बीच में हुआ था। ठीक है सर, है ना, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच में हुआ था। और मैं बात करूं द्वितीय विश्व युद्ध की, तो ये किसके बीच में हुआ था, तो आप देखोगे द्वितीय विश्व युद्ध धुरी शक्तियों और मित्र राष्ट्र के बीच में हुआ था। क्लियर हुआ। अच्छा, लगभग देश सेम थे। अगर मैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात करूं तो द्वितीय विश्व में कौन कौन था, लिख लेना एक बारी, यहां पे थोड़ा सा कम जगह बची हुई, कोई बात नहीं, लिख लेना। जर्मनी, है ना, अगर मैं बात करूं द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसमें 2 शक्तियां थी, लिख लो यहां पे, है ना, लिख लो, थोड़ा सा भूल जाओगे, फिर हम अपना जो है चैप्टर आसानी से शुरू करेंगे, आपको पता लगेगा। धुरी शक्तियां थी,
धुरी शक्तियां थी और आप देखोगे मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र। क्लियर हुआ? अच्छा, अब जीता कौन? आप कहोगे कि सर द्वितीय विश्व में जीता कौन? तो भाई द्वितीय विश्व में विजेता कौन था? द्वितीय विश्व में विजेता हमारी मित्र राष्ट्र थे। और वही मैं बात करूं, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था विजेता कौन था, जीता कौन था? तो हमारे मित्र राष्ट्र जीते थे। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें आपको जो पता होनी चाहिए। अब ये जान लो कि भाई धुरी शक्तियों के बीच में कौन था, धुरी शक्तियां जो है इनकी तरफ से कौन लड़ रहा था। अब जब देखो विश्व युद्ध में होता क्या है, सिंपल सी बात है, विश्व युद्ध में क्या होता है, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, सर एक बात बताओ, या आप बोलते रहते हो विश्व युद्ध विश्व युद्ध, विश्व युद्ध में क्या होता है? जब बेटा बहुत सारे देश आपस में लड़ने लगते हैं, है ना, गुट बन जाते हैं बहुत सारे देशों के, और ये आपस में लड़ने लगते हैं, तो एक ऐसी परिस्थिति बन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम विश्व युद्ध बोलते हैं, जिसमें पूरा विश्व जो है क्या आ जाता है इसमें, पूरे विश्व जो है इसमें शामिल हो जाता है। तो जैसे मैं बात करूं द्वितीय विश्व युद्ध की, तो धुरी शक्तियों में कौन था? तो धुरी शक्ति में आप देखोगे जर्मनी था हमारे इटली था, और हमारा जो है जापान था। तीन देश थे बेसिकली, जापान, इटली और हमारा जर्मनी। क्लियर हुआ? चलिए, तो भाई हमारा जर्मनी होगा, उस टाइम पे जर्मनी जो था किसके अंडर में था? हिटलर के अंडर में था। क्लियर हुआ? फिर हमारा इटली आ जाता है, और इटली के बाद जो है जापान भी आ जाता है। फिर आप देखोगे मित्र राष्ट्र में अगर मैं बात करूं, तो मित्र राष्ट्र में कौन से देश थे जो प्रथम विश्व युद्ध में थे? तो मित्र राष्ट्र में आप देखोगे ब्रिटेन था, फ्रांस था, हमारा यूएसएसआर था, जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं। उस टाइम पर ये यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था। इसकी हम बात कर लें। प्लस अगर हम बात कर लें बाद में, आप देखोगे ये 3 से 4 जो देश है, अमेरिका भी बाद में आ गया था, रूस भी बाद में आ गया था। रूस का पहले, मैं अगर रूस की कहानी बताऊं, तो हिटलर और रूस के बीच में जो है कुछ एग्रीमेंट हुआ था कि भैया जब युद्ध होगा तो रूस जो है जर्मनी पर हमला नहीं करेगा। बाद में क्या हुआ? बाद में हिटलर ने धोखा दिया और हिटलर ने जो है रूस पर ही अटैक कर दिया था, है ना। तो बाद में आप देखोगे कि इन मित्र राष्ट्र में जो है रूस भी आ जाएगा, तो रूस भी बाद में जो है द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बन गया था। क्लियर हुआ? तो ये सारी जो चीजें भाई ये हुई, मतलब हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, अगर मैं प्रथम विश्व युद्ध की बात करूं, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करूं, इसमें एक चीज आपको जो है कॉमन मिलेगी, एक जैसी मिलेगी, कि भैया इसमें जो है यहां पर जर्मनी की हार हुई, प्रथम विश्व युद्ध में भी और द्वितीय विश्व युद्ध में भी। ठीक है, तो आपको चैप्टर का जो पूरा सार है ना, जो पूरी एक जो होता है ना कि एक पूरा जो एक मजा जो होता है कि समा बांध देना, तो वो क्लियर हो गया होगा कि क्या कहानी चल रही है और हमारी कहानी क्या होगी। तो हमारी जो मेन कहानी होने वाली है वो यही होने वाली है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिसने हिटलर का उदय किया, और दूसरी बात किस तरीके से जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और तीसरी बात यह होगी कि भैया किस तरीके से हिटलर ने अपनी नीतियों से, है ना, अपने अत्याचारों से करोड़ों लोगों का जो है नरसंहार कर दिया। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के आड़े आप देखोगे ना, द्वितीय विश्व युद्ध के साये में बहुत सारा क्या चल रहा था? नरसंहार चल रहा था। नरसंहार का मतलब क्या होता है? एक बड़े स्केल पर आप, है ना, एक बड़े लेवल पर आप क्या कर रहे हो भाई? लाखों लोगों को मौत के घाट उतार रहे हो, उसको हम बोलते हैं नरसंहार। तो भैया एक तरफ विश्व युद्ध चल रहा था और दूसरी तरफ उस विश्व युद्ध की आड़ में आप देखोगे, ये तो बहुत बाद में पता चला है भाई, तुम सोच के तुम्हें हैरानी होनी चाहिए, 1945 में पता चला है। उससे 2 या 3 साल पहले शुरू हो गया था। यहूदियों का जो नरसंहार जो है बहुत पहले शुरू हो गया था, किसी को कानो कान खबर थी ही नहीं, क्योंकि चीजों को ऐसे इस तरीके से किया गया था कि किसी को पता ही नहीं था चल क्या रहा है। फिर तो ये तो चीजें बहुत बाद में पता लगी हैं भाई, एक बड़े लेवल पर जो है यहूदियों का नरसंहार किया जा रहा है, समझे। तो भाई ये सारी चीजें, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ के मजा आ जाएगा, है ना। कुछ नहीं करना, बस आपको कहानी की तरह सुनना है। तो सबसे पहले मैंने एक हेलमट नाम का बच्चा है, उसकी कहानी बता दी, और मैंने आपको बता दिया कि भाई डर का माहौल बना हुआ है जर्मनी में। अब जर्मनी हार गया है, तो जर्मनी में जो लोग हैं बेचारे वो अपने आप ही मर रहे हैं, अपने आप ही आत्महत्या कर रहे हैं डर की वजह से, कि अब जो मित्र राष्ट्र हैं वो उनके साथ क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब आप देखोगे इसके बाद क्या होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखोगे एक अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत, है ना, अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत जो होती है वो बैठती है, और वो क्या करती है, वो जितने भी आप बोल सकते हैं जर्मनी में जो भी जनरल होते हैं बड़े बड़े, जिनका कहीं ना कहीं हाथ रहा था उस युद्ध में, जिन्होंने कहीं ना कहीं हिटलर का साथ दिया था, उन सबको जो है सजा दी जाती है। क्लियर हुआ? तो यहां पर कुछ ऐसी जो कहानी है हमारी शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा यहां पर पढ़ते हैं, देखते हैं भाई, समझते हैं थोड़ा चीजों को, और आपको एक एक चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं है, बस कहानी है, बस एक कहानी की तरह जो है इस पूरे चैप्टर को हमें समझना है, और कम से कम वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं बात करूं भाई अपने दूसरे विश्व युद्ध के बारे में, है ना, तो दूसरे विश्व युद्ध के साय में मैंने बताया आपको, इसके साय में आप देखोगे जर्मनी क्या कर रहा था, एक बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़े स्तर पर जो है एक नरसंहार कर रहा था, बहुत बड़े स्तर पर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे ना कर दिया था, जिसके जो है तहत यूरोप में रहने वाला कुछ खास नस्ल के लोग जो है सामूहिक रूप से मारे जा रहे थे। तो यहां पर बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं था सबको मार रहा था, वो किसी खास तरह की जो नस्ल के लोग जो थे, जैसे मैं यहूदियों की बात की, है ना, तो बहुत सारे और भी थे, जैसे अपंग लोग हो गए,
बहुत सारे जो लोग थे उनकी जो यहाँ पर बात की जा रही है। तो आप देखोगे इस युद्ध में कितने लोग मारे गए, तो इस युद्ध में आप देखोगे 60 लाख यहूदी, है ना। अब ये नंबर बहुत छोटा है, कुछ लोग बोलते हैं कि 60 लाख तो बस एक कागजों पर लिखा हुआ है, वैसे बहुत ज्यादा यहूदियों को मार दिया था उसने, 1 करोड़ से ज्यादा यहूदियों को जो है उसने मौत के घाट उतार दिया था। 2 लाख जिप्सी, जिप्सी क्या होता है बेटा, जिप्सी एक नस्ल के लोग होते हैं, है ना, इनका भी नरसंहार किया गया था। अब ये नरसंहार किस आधार पर किया गया था ये हम थोड़ी देर में जानेंगे आगे, है ना। आप कहोगे ना सर नरसंहार तो कर रहा था, अब भाई नरसंहार कोई कर रहा है, कोई एक बहुत बड़े स्तर पर लोगों को मार रहा है, तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा ना, तो उस कारण को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कारण था भाई, बिल्कुल कारण था। तो भाई देखोगे 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मार दिया इसने, और 2 लाख से ज्यादा जिप्सियों को, और 10 लाख से ज्यादा जो है पोलैंड के जो नागरिक थे, क्योंकि सबसे पहला जो अटैक है, सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था जर्मनी का, पोलैंड पे हुआ था। पोलैंड बिल्कुल बगल में ही है इनके, तो पोलैंड पर जो है इन्होंने आक्रमण कर दिया। और आप देखोगे पोलैंड को तो इसने बिल्कुल अपना वो बना रखा था, वो जो जहां पर परीक्षण करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, पूरा जो उसने केंद्र बना रखा था। सबसे बड़े अमाउंट में आप देखोगे, सबसे बड़े स्तर पर आप देखोगे पोलैंड में बहुत बड़ा नरसंहार होगा। लगभग यहां पर 10 लाख पोलैंड के जो लोग थे उनको मार दिया उसने, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जो है इसने हत्या कर दी थी। और ये हत्या आप गलत सोच रहे होगे, ये हत्या द्वितीय विश्व युद्ध की नहीं है, ये वो वाला नंबर है ही नहीं। आप ये गलत मत सोचना कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध में जो लोग मरे उसकी बात की जा रही है, ना 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 ना। ये जो नरसंहार किया, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, उसमें तो अलग लोग मर रहे हैं, वो तो अलग चीज हो गई, उसमें तो अलग लोग मारे जा रहे हैं, उसमें तो करोड़ों लोग मरे थे, उसकी बात नहीं की जा रही यहां पर किसकी बात की जा रही है कि भाई जो द्वितीय विश्व युद्ध के आप देखोगे इसके साए में जो चीजें हो रही हैं, इसकी आड़ में जो चीजें हो रही है द्वितीय विश्व युद्ध के, उनकी बात की जा रही है। समझ में आया। तो आप देखोगे यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा जो है पोलैंड नागरिकों की जो है यहाँ पर मौत हुई। साथ ही आप देखोगे साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग जो है घोषित किए गए 70,000 लोगों को जो है जर्मनी में मार डाला। सोच के देखो, उसका कहना यह था कि भैया जो भी अपाहिज हैं, जो भी मानसिक रूप से थोड़ी बीमार है, आप देखते हो ना बहुत सारे जो अपंग लोग होते हैं, अब इनको क्या किया गया कि भाई ये किसी काम के है नहीं, तो इनको भी मार दो। तो सोच के देखो, जर्मनी में जो अपंग लोग थे, जो अपाहिज लोग थे, जो थोड़ा सा दिमाग से पैदल थे, थोड़ा सा दिमाग से पैदल तो नहीं बोल सकते, मतलब जो दिमाग से बेचारे थोड़े से बीमार हैं, पैदल तो गलत हो गया शब्द, हाँ, जो दिमाग से थोड़े से बीमार हैं, ऐसे लोगों को भी जो है आप देखोगे इसने मौत के घाट उतार दिया। उनकी बेचारी कोई गलती भी नहीं थी। सोच के देखो कि इंसान अपंग है तो भैया उसकी गलती थोड़ी ना है, कौन चाहेगा वो अपंग हो, लेकिन नहीं, उसने बोला कि तुम अपंग हो तो इसलिए इसके लिए तुम जो है देश के किसी काम आ नहीं सकते, तुम अपंग हो तो देश के किसी काम नहीं आ सकते, तो तुम्हें जो है मौत के घाट उतारा जाएगा। समझ में आया। चलिए, तो ये नस्लीय के आधार पर तुम्हारी नस्ल क्या है, नस्ली भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ था, और नस्ल के आधार पर जो है जिप्सियों को मारा गया, यहूदियों को मारा गया, अपंग लोगों को मारा गया। पोलैंड में भी 10 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप देखोगे, अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत के घाट उतार दिया। जो भी इसका विरोध करता था, जो भी हिटलर का विरोध करता था, उसको भी मौत के घाट, जो भी मतलब राजनीतिक जो विरोधी है, मतलब ठीक है, कोई भी पार्टी है, मान के चलो, है ना, कोई भी पार्टी नाजी पार्टी का विरोध कर रही है, जब नाजी पार्टी का विरोध करेगी, और जो राजनीतिक दल है, जो आप बोल सकते हो जो भी विरोधी है, विरोधी दल जो है, उसमें से जो भी इनका विरोध करेगा उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पता नहीं कितने लोगों को जो है मार दिया गया। चलिए सर, बहुत ही बड़ी बात है। इतनी बड़ी तादाद में जो है लोगों को मारने के लिए जो है औषध जैसे जो है कत्ले खाने बनाए गए। सोच के देखो, मतलब यहां पर बहुत बड़े बड़े कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए, मतलब एक अलग से ही कारखाने बनाए गए, जिनमें होगा क्या, जिनमें जो है ले जाके सीधा सीधा इनको मारा जाएगा, सीधा सीधा मारा जाएगा। मतलब एक बहुत बड़े बड़े गैस चैम्बर होंगे, उनमें गैस छोड़ दी जाएगी जहरीली, और इतने बड़े बड़े हॉल हुआ करते थे, उनके अंदर जो है इनको छोड़ दिया जाता था, और अंदर से लॉक कर लिया, बाहर से लॉक कर लिया जाता था, और फिर आप देखोगे जहरीली गैस जो है छोड़ दी जाती थी, और इस जहरीली गैस से जो है मौत हो जाया करती थी। तो ये सारी जो कहानी है वो बनाएगी। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? तो आप देखोगे न्यूरमबर्ग नाम की जगह है, यहां पर जो है एक अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत को बिठाया जाता है, और इसमें क्या होता है, क्या है भाई, अंत में आप देखोगे 11 जो मुख्य है ना नाजी के जो लोग थे, उनको जो है मौत की सजा सुनाई जाती है। मतलब क्या बोला, मतलब यहां पे हुआ कि हिटलर के अलावा, हिटलर को ऐसा बोला जाता है कि हिटलर को मारा नहीं गया था, हिटलर ने खुद ही सुसाइड कर लिया था। हिटलर किसी के हाथ नहीं लगना चाहता था, तो ऐसा बोला जाता है 1945 में जब जर्मनी हार गया तो हिटलर ने सुसाइड कर लिया। कुछ लोग बोलते हैं सुसाइड कर लिया, कुछ लोग बोलते हैं भाग गया, लेकिन ज्यादातर जो एक थ्योरी जो सपोर्ट करते हैं वो यही है कि हिटलर मर गया था, उसने सुसाइड कर लिया था, उसने आत्महत्या कर ली थी, है ना, उसको किसी ने कोई इसको मार नहीं पाया। चलिए, हिटलर तो मर गया, अब जो मेन लीडर था इनका वो मारा गया। इसके अलावा जिसने हिटलर का साथ दिया, जो मेल कल्प्रिट थे, जो मेन अपराधी थे, उनके साथ क्या हुआ, तो आप देखोगे 11 जो मुख्य आप बोलोगे नाजी जो वाद थे, या फिर नाजी पार्टी के जो लोग थे, या फिर जो हिटलर का सपोर्ट करते थे, उनको जो है मौत के घाट जो है उतार दिया गया। और देखोगे बाकी जो है आरोपियों में से बहुतों को जो है उम्र कैद की सजा हुई, है ना, 11 को मौत के घाट उतारा गया। बहुत सारे जो लोग थे जिन्होंने कुछ उतना नहीं किया होगा, तो उनको जो है आप बोल सकते हो कि उनको जो उम्र कैद की सजा होगी। ठीक है सर, सजा तो मिली, लेकिन जो नाजियों को जो है सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। अब सोच के देखो, तुमने करोड़ों करोड़ों लोगों को मार दिया। अब तो मतलब मैं क्या ही बताऊं, वैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे करोड़ों लोग बहुत ज्यादा होते हैं भाई। करोड़ों लोग किसी जगह की नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है,
उतने लोगों को इसने मौत की घाट उतार दिया। मतलब डेली आप देखोगे ना थोड़े से मतलब बहुत सारी कुछ फोटोज है, कभी सर्च करना गूगल पे, उल्टी सीधी चीज तो करते रहते हो, कभी ढंग की चीज भी सर्च करना। तो यहां पर बोला जा रहा है कि भाई जिस हिसाब से है ना ये जो मौत की सजा दी गई है सिर्फ 11 लोगों को, आप सोच के देखो 11 लोगों को सिर्फ मौत की सजा दी गई है। कहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसने मार दिए और कहां जो है 11 लोग, है ना। तो यहां पर बोला जा रहा है कि भाई जिस हिसाब से इनको सजा दी जा रही है ना, जिस हिसाब से आरोपियों को सजा दी जा रही है वो उन्होंने जिस लेवल के जुल्म किए हैं उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। जिस स्तर पर उन्होंने जुल्मी किया या फिर जिस स्तर पर उन्होंने लोगों पर अत्याचार किया है उस हिसाब से सजा जो है बहुत छोटी है। समझ में आया? तो ये सारी कहानी हमारी हो गई है। अब ठीक है, थोड़ा सा हम आपको थोड़ा थोड़ा पूरा आइडिया मिल गया कि बेसिकली इस चैप्टर में क्या बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया। जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया उसके आगे की कहानी और द्वितीय विश्व युद्ध से शुरू होने से पहले की कहानी, इस पर हम जो है फोकस करेंगे। समझ में आया? तो यार बीच का हम जो है ना, मैंने लिख दिया बीच की कहानी को जो हम देखेंगे, बीच की कहानी को जो हम देखने वाले हैं। चलिए सर, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अपना जो है चैप्टर जो है शुरू कर लेते हैं। आपका चैप्टर का जो परिचय है वो हो गया है भाई, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, है ना, वो हम आगे आगे देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब जैसे यहां पर वही बोला गया है कि 20वीं शताब्दी के जो है पूर्वाध की हम बात करें, आप देखोगे पूरी दुनिया के लिए क्या है भाई बड़ी जो उथल पुथल का दौर था। क्या हुआ था भाई? क्योंकि इस दौरान क्या हुआ था, पूर्वाध की हम बात करें तो विश्व युद्ध भी लड़े गए, है ना। जैसे हम शुरुआत की बात करें, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भी प्रथम विश्व युद्ध हो गया। और आप देखोगे ये जो विश्व युद्ध हुए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये युद्ध हुए थे, इन्होंने पूरी की पूरी दुनिया को बदल के रख दिया था, है ना। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर हमें पता लगा था कि अमेरिका जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका जो है दुनिया की सबसे, अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई थी भाई। द्वितीय विश्व युद्ध में उसने जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, पर सबसे पहले जो परमाणु, ऐसा बोला जाता है कि अगर जर्मनी उस टाइम पर परमाणु बम बना लेता तो फिर दिक्कत हो जाती। जर्मनी परमाणु बम नहीं बना पाया, है ना। उसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है ना, वो कभी बाद में सुनेंगे। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जर्मनी भी कोशिश कर रहा था परमाणु बम बनाने की, और साथ के साथ आप देखोगे अमेरिका भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने पहले बना दिया और जापान पे बम डाल दिया। और आप देखोगे हिरोशिमा नागासाकी में लगभग लाखों लोग जो है मारे गए थे। तो आप देख सकते हो कि इस विश्व युद्ध में बहुत सारे जो बदलाव हुआ है। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो मैंने बता दिया आपको 1914 से 18 के बीच में, है ना। और प्रथम विश्व युद्ध के जो है कई दुष्परिणाम हुए। जर्मनी में नाजीवाद और हिटलर का उदय भी उन दुष्परिणामों से उन दुष्परिणामों में से एक था। अब यहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि देखो 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और भाई ये जो यहां पर जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इस प्रथम विश्व युद्ध के ही क्या निकले, इस प्रथम विश्व युद्ध के ही कई सारे दुष्परिणाम निकले। क्या निकले भाई? कई सारे बुरे परिणाम निकले इसके। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हुआ क्या बेटा, 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और उसमें जर्मनी हार जाता, और ना सिर्फ हारता है, जर्मनी पर कई सारी जो आप बोल सकते हो कोई सारे जो रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं ना, कई सारी जो बाधाएं होती हैं वो लगा दी जाती है, बहुत ज्यादा बेइज्जती की जाती है जर्मनी की। अब जर्मनी जो था, जर्मनी के अंदर जो है गुस्सा भरा था, जर्मनी के लोगों के अंदर जो है गुस्सा भरा था। लोकतंत्र जैसी चीजें जो है जर्मनी में क्या बन चुकी थी, एक स्वप्नदर्शी चीजें बन चुकी थी। लोकतंत्र को कोई मानता ही नहीं था वहां पर जब कोई लोकतंत्र की बात किया करता था तो लोग जो है गुस्सा हो जाते थे कि भाई लोकतंत्र की बात मत करो। समझ में आया? वहां पे लोग जो है, लोगों ने हिटलर को सपोर्ट किया था, लोग जो थे हिटलर के दीवाने थे, ऐसा बोला जाता है। सोच के देखो, इतना इतना अत्याचारी आदमी, इतना क्रूअल जो इंसान जो है वो क्या कर रहा है, वो भैया अत्याचार कर रहा है और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं उसको, तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा। तो यहां पर ऐसा बोला जाता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जो यहां पर मित्र राष्ट्र जो थे उन्होंने जो जर्मनी के साथ किया, तो वही क्या था, वही आगे चलकर आप देखोगे दुष्परिणाम निकला, वही आगे चल के जो है क्या बना, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध जो है वही द्वितीय विश्व युद्ध का जो है कारण बना। क्यों? क्योंकि होता है ना कि जैसे मान के चलो तुम्हारी कोई बहुत बेइज्जती कर दे, मान के चलो बहुत बेइज्जती कर दे तुम्हारी कोई, अब तुम खिसिया जाओगे ना भाई, तुम गुस्सा भरे बैठे रहोगे और सोच के बैठे रहोगे बेटा एक दिन, हर कुत्ते का दिन आता है तो मेरा भी दिन आएगा। तो यहां पर जर्मनी जो थी यही सोच के बैठी हुई थी। अब ऐसा क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आप देखोगे मित्र राष्ट्र ने कई सारे जो यहाँ पर जो है पाबंदियां लगा दी थी इन पर, है ना। इनके बहुत सारे जो संसाधन थे उनको जो है छीन लिया था, है ना। तो बहुत सारी एक होता है ना, एक बेइज्जती करना, थप्पड़ मारना, वैसा इनके साथ कुछ हुआ था जर्मनी के साथ में। अब यहां पर आप देखोगे जर्मनी को जो है यहाँ पर पूरा सबसे ज्यादा जो युद्ध का जो दुश्मन है किसको बताया गया, युद्ध होने का जो सब सारा इल्जाम जो है किस पर डाल दिया गया, जर्मनी पर। तो जर्मनी अंदर से भरा बैठा हुआ था। और उनमें से आप देखोगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज है, एक सोल्जर कौन था, एक सोल्जर हमारा हिटलर भी था। आप सोच के देखो, प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने लड़ाई लड़ी थी, सोल्जर था वो एक, उसने लड़ाई लड़ी थी भाई, ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था वो, और उसने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई भी लड़ी थी। और वो बहुत बड़ा एक राष्ट्रवादी था, उसको अपने देश से बहुत प्यार था। और जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हारा था तो सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ था, हिटलर को हुआ था। और उसने ठाना था कि भाई वो बदला लेके रहेगा। और बदला कैसे लिया उसने, तो भैया पूरी दुनिया को आपस में लड़वा दिया उसने और द्वितीय विश्व युद्ध करवा दिया। तो ये सारी जो कहानी है थोड़ी सी यहाँ पर बहुत ही मजेदार कहानी है भाई। आगे हम एक एक चीज के बारे में जो बात करेंगे, ये था, ये हमारे हिटलर भाई साहब है भाई, चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े फैन थे ये, तो इनकी मूछें भी कुछ ऐसी थी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं किसके बारे में वाइमर गणराज्य के बारे में बात कर लें। वाइमर गणराज्य के बारे में बात कर लेते हैं। सर ये वाइमर गणराज्य है क्या, क्या मतलब है वाइमर गणराज्य का, क्या है इसका क्या मतलब है? तो देखो सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो वाइमर गणराज्य क्या था, तो कुछ भी नहीं था। देखो सिंपल सी बात है, हुआ क्या, जब प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया। अब जर्मनी जब हार गया तो भैया ऑब्वियस सी बात है जर्मनी को बात माननी पड़ेगी। अब ऐसा होता है जब युद्ध में कोई हार जाता है तो जिसने तुमको हराया है उसकी तुम्हें बात माननी पड़ेगी। अब हुआ क्या, हुआ ये कि भाई जर्मनी पर जो है क्या क्या थोप दिया गया, एक लोकतांत्रिक सरकार थोप दी गई है ना, जिसको क्या बोला, जिसको बोला वाइमर गणराज्य है ना। वाइमर गणराज्य क्या थी, तो भैया जब हारा हुआ जर्मनी में क्या हुआ, हारे हुए जर्मनी में एक सरकार बनाई गई और उस सरकार को क्या बोला गया, उस सरकार को वाइमर गणराज्य बोला गया। और ये जो सरकार बनी थी कैसी थी भाई, एक लोकतांत्रिक सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार थी। एक लिख लो ऐसे इधर, कोई बात नहीं, आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ठीक है। एक लोकतांत्रिक जो है सरकार थी, वही बोला जा रहा है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हुआ भाई, जर्मनी जो था एक शक्तिशाली साम्राज्य था। फिर क्या हुआ, जर्मनी ने जो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर जो है मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जो है प्रथम विश्व लड़ा। मैंने आपको बता दिया भाई प्रथम विश्व हो जाता है और प्रथम विश्व में होता यह है कि भाई जर्मनी जो होता है वो हार जाता है। चलिए ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ भाई, अब आप देखोगे नंबर 1918 में क्या होता है, नंबर 1918 आते आते जो है आप देखोगे जर्मनी जो है घुटने टेक देता है। किसके आगे भाई, मित्र राष्ट्रों के आगे, मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका के आगे जो है यहां पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया साम्राज्य। और यहां पर आप देखोगे यहां पर ये भी था हमारा, क्या बोलते हैं, ये टर्की है ना, टर्की यानी कि ऑटोमन साम्राज्य भी था हमारा, ऑटोमन साम्राज्य भी था। तो ऑटोमन साम्राज्य मतलब आज का जो टर्की है, आज का जो टर्की है वो भी इनकी तरफ से लड़ रहा था। जर्मनी, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य और जर्मनी है ना, जर्मनी, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य और हमारा ऑटोमन साम्राज्य, जो कि उस टाइम पर ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। आज के टाइम पर इसको हम क्या बोलते हैं, टर्की बोलते हैं, टर्की भी शामिल था। तो ये सब जो होते हैं बेचारे हार जाते हैं, जीतता कौन है ना, जीतते ही है, जीत इनकी होती है, जीत इनकी होती है। अब हुआ क्या भाई, 1918 आते आते आप देखोगे इनको बड़ी ही शर्म का, ये देखो ये क्या है, हमारा यूरोप का पूरा जो है ये मैप है हमारा, और यहां पर आप देखोगे ये हमारा पूरा जर्मनी है, ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पूरा जो है जर्मनी है ना। और देखो ये पूरा क्लियर हुआ। चलिए अब यहां पर हुआ क्या, अब हुआ क्या भाई, अब 1918 में जर्मनी हार गई। अब इसके क्या परिणाम निकलेंगे, क्या क्या किया जाएगा। अच्छा अब यहां पर हुआ क्या कि सबसे पहले जब जर्मनी की पराजय हुई तो वहां पे क्या हुआ, एक संसदीय पार्टी को जो है जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को जो है संभालने का मौका उपलब्ध करवाया गया। मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब जर्मनी हार जाता है तो जर्मनी में एक सरकार बनाई जाती है, और ये सरकार कौन बनवाता है, तो ये मित्र राष्ट्र जो होते हैं वो सरकार बनाते हैं है ना। और इस सरकार को जो है जर्मनी को चलाने का मौका दिया गया, तो इसको क्या बोला गया, इसको जो है वाइमर गणराज्य बोला गया है ना। यानी कि सिंपल सा मतलब है, साधारण सी भाषा में बोलूं कि भाई जब जर्मनी हार गया तो जर्मनी के हारने के बाद आप देखोगे जर्मनी में सरकार बनाई जाती है, नए सिरे से सरकार बनाई जाती है, एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाती है। और इस ही सरकार को, अब वो सरकार क्या करेगी, अब तो देखो 1918 आ गया, सब लोग हार चुके हैं, अब जर्मनी को चलाएगा कौन आगे। अब यहां पे मित्र राष्ट्रों ने बोला क्योंकि देखो हम जीते हैं तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम क्या करोगे, तुम जो है अपने देश में चुनाव करवाओगे, और एक पार्टी जो बनती है चुनाव में, जो है पार्टी बनती है प्रॉपर तरीके से, इसको क्या बोला जाता है, वाइमर गणराज्य बोला जाता है। मतलब चुनाव में जो सरकार बनती है उसको हम क्या बोल देते हैं, चुनाव में जो सरकार बनती है उसको हमने बोल दिया वाइमर गणराज्य। अब पूरे जर्मनी को चलाने का दायित्व किस पर आ गया है भाई, तो इस वाइमर गणराज्य पे आ गया है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या भाई, अब देखो अब वाइमर में जो है एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और एक लोकतांत्रिक संविधान को जो है पारित किया गया। समझ में आया प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मित्र राष्ट्र जो है इनके प्रभाव में आके है ना, क्योंकि मित्र राष्ट्र जीत चुके हैं, अब भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक सभा बुलाई गई और एक लोकतांत्रिक संविधान का जो यहाँ पर विकास किया जाता है। मतलब जर्मनी को क्या बना दिया जाता है, जर्मनी को एक लोकतांत्रिक देश बना दिया जाता है ना। नई व्यवस्था में जो है जनप्रतिनिधियों का जो है चुनाव किया जाने लगा। अब हुआ क्या भाई, यहाँ पर एक दिक्कत थी, यहां पे ऐसा बोला जा रहा है चुनाव किया गया, जो भी जनप्रतिनिधि जो थे, मतलब लोगों के जो प्रतिनिधि थे उनको चुनकर भेजा गया। लेकिन दिक्कत यहां पर पता क्या थी, दिक्कत ये थी, मान के चलो यहां पर चुनाव किस प्रकार से हुए थे, जैसे भारत में चुनाव किस प्रकार से होते हैं, जैसे मान के चलो भारत में ऐसे होते हैं कि जब आपको बहुमत मिल जाती है, यानी कि मान के चलो 100 सीटें हैं तो 100 में से अगर आपको 51 मिल जाएंगी तो सरकार आपकी बनेगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर कैसा हुआ, मान के चलो है ना, मान के चलो पार्टी ए है, यहां पर एक पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है और पार्टी डी है, इसको मिले 20% वोट, इसको मिले 30% वोट, इसको मिले 30% वोट है ना, और इसको मिले 20% वोट है ना। ये ऐसे हुआ। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर अब किसी को बहुमत नहीं मिली, लेकिन यहां पे होगा क्या बेसिकली, अब जैसे इंडिया में ऐसे सिचुएशन नहीं होती। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में आप देखोगे या तो गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर चुनाव जो है दोबारा किए जाएंगे, या तो सब जो पार्टी मिलकर करेंगे या फिर चुनाव जो है दोबारा किए जाएंगे। यहां पर हुआ क्या, यहां पर सबको सीटें मिलती हैं, मतलब सब जो है सरकार बनाएंगे। जैसे इसको 20% वोट मिले तो इनको 20% क्या दिया जाएगा, एक 20% के हिसाब से 20% अनुपात के हिसाब से जो है इनको सीटें मिल जाएंगी। मतलब यहां पर जितने जितने वोट
मिले थे, जितने परसेंट में वोट मिलेंगे उतनी उसकी जो है उतनी ही सरकार बनेगी। मतलब कहने का क्या है कि ये भी सरकार में बैठेंगे, ये भी सरकार चलाएंगे, ये भी सरकार चलाएंगे, ये भी सरकार चलाएंगे और ये भी सरकार चलाएंगे भाई। मतलब यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली, यहां पर जिस अनुपात में आपको जो वोट मिलेंगे उस अनुपात में जो आपको सीटें दे दी जाएंगी। समझ में आया? तो दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहां पर देखो चुनाव तो हुए थे लेकिन प्रॉब्लम ये थी कोई एक पार्टी नहीं आई थी जीत के। जैसे आज के टाइम पर क्या होता है, जैसे भारत में ये होता है ना कि भाई सरकार किसकी बनेगी, जिसके पास बहुमत होगी। मान के चलो 100 सीटें हैं, 100 में से 51 मिल जाएंगी तो वो जो पार्टी होगी, वो जो दल होगा वो सरकार बना लेगी। लेकिन यहां पर ये नहीं हुआ। यहां पर जिसको, जैसे मान के चलो किसी को 10% भी वोट मिले हैं तो उसके हिसाब से उसको भी क्या मिल जाएगी, उसको भी जो है सरकार चलानी होगी, उसको वो भी सरकार का एक हिस्सा हो जाएगा। अब सोच के देखो ऐसे केस में होगा क्या, अब सोच के देखो ऐसे केस में ये अपनी चलाएंगे, ये अपनी चलाएंगे, ये अपनी चलाएंगे और ये अपनी चलाएंगे, कोई किसी की सुनेगा नहीं, तो फिर सरकार कैसे चलेगी? सरकार नहीं चलेगी ना। सरकार तो एक ही पार्टी से चल सकती है, जैसे हम बात करें, तभी तो बहुत बारी आप देखते होंगे जो भी गठबंधन की सरकार होती है ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती हो। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं थी भाई इस चुनाव में। अब आप कहोगे सर सही तो हुआ, बहुत बढ़िया तो हुआ कि भैया अगर जर्मनी हार गया, जर्मनी बहुत शैतानी दे रहा था, हार गया जर्मनी, और जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी में जो है वेमा गणराज्य की स्थापना कर दी गई। वेमा गणराज्य क्या था भाई, तो वेमा गणराज्य कुछ नहीं था, बस एक जो वहां पर सरकार बनाई गई, एक लोकतांत्रिक सरकार का जो निर्माण किया गया जर्मनी में, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने वेमा गणराज्य बोल दिया। चुनाव में दिक्कत थी, चुनाव में क्या हुआ, जनप्रतिनिधियों को चुना गया, लेकिन चुनाव का जो तरीका था और सरकार बनाने का तरीका था वो थोड़ा सा कैजुअल था, मतलब वो थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। अच्छा, अब देखो यहां पर हुआ क्या, यहां पर एक बात याद रखना, यहां पर जो वेमा गणराज्य था ना, लोग इससे नफरत करते थे। क्या करते थे भाई, लोग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था वेमा गणराज्य। सर ऐसा क्या बोल रहे हो, क्योंकि वेमा गणराज्य ने क्या किया था, वेमा गणराज्य देखो, एक तो यहां पर ऐसी परिस्थिति में सरकार बनाई गई थी जिसमें आप देख सकते हो ना कि ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूं सरकार बन गई है। फिर आप कहोगे सर फिर ऐसा क्या हुआ, मतलब इतनी भी बड़ी बात क्या हो गई। अभी तो मैंने ये मेन चीज आपको बताई नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ। आप देखोगे कि इनको जो है बिल्कुल क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल जो है शेम कर दी जाती है इनकी, बिल्कुल शेम जानते हो ना, बिल्कुल इनको इनको इनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की जाती है। और जर्मनी वालों से क्या लिखवा लिया जाता है, क्या साइन करवा लिया जाता है, तो यहां पर वर्साय संधि साइन करवा ली जाती है। अब सर ये वर्साय संधि क्या है, अब लोग जो है वेमा गणराज्य से नफरत क्यों करते हैं, मतलब जो जर्मनी में सरकार बनी है वेमा गणराज्य की, एक लोकतांत्रिक सरकार बनी है। आप सोच के देखो, लोकतांत्रिक सरकार को उस टाइम पर लोग घृणा की नजर से देख रहे थे। क्यों देख रहे थे, क्योंकि ये जो वेमा गणराज्य जो था, इसने क्या कर लिया था, इसने जो है वर्साय संधि को जो है साइन कर लिया था। अब सर ये वर्साय संधि क्या होती है ना, इसलिए लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। समझ में आया? चलिए, तो अब वर्साय संधि क्या थी सर, ऐसी क्या संधि। अब देखो संधि तो बेचारे, अब जैसे यहाँ पे वेमा गणराज्य की भी गलती नहीं है, अब बेचारे युद्ध हार चुके हैं, अब नहीं करेंगे तो जबरदस्ती करवाई जाएगी, तो यहाँ पर मजबूरी थी इनकी भी क्या करना संधि को साइन करना। लोग बोलते थे इन्होंने संधि को क्यों साइन किया, नहीं करते, क्या दिक्कत थी, समझ में। लेकिन इनको मजबूरी में आके जो है इन लोगों को, वेमा गणराज्य को जो है इस संधि को साइन करना पड़ा। अब ये संधि थी क्या, संधि का मतलब क्या होता है, एक जो एग्रीमेंट होता था एक तरीके का। जैसे मान के चलो मैंने आपको हरा दिया, अब मैं बोल रहा हूं कि देखो अंग्रेज यही तो करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, पहले हराते थे, फिर एक संधि कर लिया करते थे, फिर हरा दिया, फिर संधि कर ली। संधि का मतलब होता है एक समझौता कर लेना, है ना, संधि का मतलब क्या होता है, समझौता। अब यहां पे क्या समझौता हुआ, देखो अब हुआ क्या अब देखो यहां पे क्या हुआ, प्रतिनिधियों के जो है चुनाव के लिए औरतें सहित सभी वयस्क नागरिकों को जो है समान मताधिकार प्रदान किया। सबसे पहली बात तो ये, जो भी चुनाव हुए थे उसमें जो है सभी को जो है मताधिकार दिए गए थे, सभी को जो है क्या दिया गया था, वोट डालने का अधिकार दिया गया था, उसमें औरतें भी शामिल थी। अब यहां पे क्या हुआ लेकिन यह नया गणराज्य जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। मैंने बताया ना कि जो नया गणराज्य बना था, यानी कि जो ये हमारा जो वेमा गणराज्य जो बना है, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। क्यों पसंद नहीं आ रहा था, अब देखो क्यों पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि यह प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद जो है मित्र राष्ट्रों के द्वारा थोपी गई शर्तों को झेल रहा था। यानी कि सिंपल सी बात है कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब जर्मनी हार जाता है तो यहां पर आप क्या होता है, यहां पर आप देखोगे जर्मनी पर बहुत सारी चीजें थोपी जाती हैं, और जो चीजें थोपी गई उन चीजों को हम क्या नाम देते हैं, उनको हम बोलते हैं वर्साय संधि। एक समझौता, एक ऐसा समझौता जो जर्मनी पर थोपा गया था। क्या क्या चीजें थोपी गई, अब देखो यहां पर हुआ क्या इस संधि की वजह से क्या हुआ, इस संधि की वजह से आप देखोगे जर्मनी ने अपने सारे उपनिवेश खो दिए। उपनिवेश मतलब जो भी बाहर के जो भी इन्वेस्टमेंट थे, जो भी लोगों ने पैसा वैसा लगाया था, वो सब चले गए, है ना। 10% आबादी खो दी, 13% जमीन का जो भूभाग था, है ना। अब जैसे आप देखोगे 13% जो भूभाग था, ये वाला जो भूभाग है ना, ये वाला जो भूभाग है ना, साइड का भी और भी बहुत सारे जो भूभाग है वो खो दिया। मतलब 13% भूभाग जो है वो किसके हाथ में चला गया, मतलब इन्होंने अपनी जमीन खो दी। अब सोच के देखो, अपनी जमीन जब कोई इंसान खो देता है कैसा लगता है। तो 13% जमीन का जो भूभाग था ये इन्होंने खो दिया, 10% आबादी खो दी, 13% जो जमीन का भूभाग खो दिया, 75% जो लोहा भंडार था इनका, यानी कि इनके जो खनिज पदार्थ जो थे, खनिज था इनका जो, वो भी खो दिया इन्होंने। अब क्या बचा इनके पास, ये तो बिल्कुल मतलब शेम हो गई इनकी, बिल्कुल ये भिखारी बन चुके हैं। समझ में आया। 26% जो है इन्होंने कोयला भंडार भी खो दिया।
अब ये जो संधि हुई, इस संधि में क्या बोला गया, तुम्हें तुम्हारे देश से सारे जो उपनिवेश हैं वो जाएंगे, है ना, जो भी उपनिवेश कर रखे हैं वो सारे जाएंगे, जो भी पैसा वैसा लगा रखा है ना, सब जाएगा। 10% आबादी खो, क्योंकि 13% जो भूभाग पे लोग रह रहे थे वो तो वो चला गया, वो जर्मनी के हाथ में नहीं था। 75% का जो लोहा भंडार था वो चला गया इनके हाथ में, अब वहां से जो है ये कुछ नहीं कर सकते। और 26% इनका जो कोयला भंडार था वो भी किसने ले लिया, मित्र राष्ट्रों ने ले लिया। तो मित्र राष्ट्रों ने इन्होंने बिल्कुल जो है सड़क पर खड़ा कर दिया। अब ये जो संधि है साइन किसने की थी, ये संधि जो है साइन किसने की थी, ये संधि जो है हमारे वेमा गडराज ने ही साइन की थी। तो इस वजह से बोला जाता है इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे वो वेमा गडराज के द्वारा ही किए गए थे, इसलिए लोग जो है वेमा गडराज को बहुत ज्यादा नापसंद करते थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, है ना। और ये जो सारी चीजें थी वो किसके हवाले कर दी गई, आप देखोगे ये जो सारी चीजें हैं वो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया के हम बात करें, ये भी एक देश है, इनके हवाले जो है कर दी गई। मतलब जिन जिन का नुकसान हुआ था उन सबके हवाले जो है, जो भी इनके संसाधन थे वो अब किसके पास चले गए, इन देशों के पास चले गए। तो सोच के देखो, तुम्हारी कोई चीज है वो किसी दूसरे के पास जाएगी तो बुरा तो लगेगा, देखो, है ना, बुरा लगेगा ना, हाँ बुरा लगता है ना, दुखता है ना, हाँ। तो यहां पर इनके साथ भी यही हुआ, इनके साथ भी जो है यही हुआ। अब क्या हुआ भाई, देखो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इन पे क्या थोपा गया भाई, इन पर जो है वॉर गिल्ट क्लॉज थोपी गई। मतलब सिंपल सा मतलब है वॉर गिल्ट क्लॉज का, मतलब क्या है भाई, कि भैया युद्ध जो हुआ है, इस युद्ध में 100% गुनहगार कौन है, तुम। मतलब सोच के देखो, यहां पे ऐसा हो गया जैसे कि मान के चलो तुम क्लास में तुम्हारी लड़ाई हो जाती है ना, 10-15 लोग लड़ रहे हैं, फिर एट द क्या हुआ, तुम पे सबने क्या किया, तुम पर जो है सारे आरोप तुम पे लगा दिए कि इसने लड़ाई की थी। किसी एक को आरोपी बनाना है तो किसी एक को आरोपी बना दो, तो तुम्हें बना दिया आरोपी। समझ रहे हो कि भाई लड़ाई तो सबने की लेकिन आरोपी तुम्हें बना दिया कि तुमने ही किया सब कुछ, आरोप तुम पर थोप दिया गया। तो यहां पर सेम चीज वही हुई, तो इन पर जो है सारे आरोप जो है इन पर ही थोप दिए गए। तो इसके अनुसार क्या था, जर्मनी द्वारा जो है 6 बिलियन पाउंड की जो है राशि भी अदा की जाएगी। अब सोच के देखो, मतलब ये सब तो हो गया, उसके अलावा जो आप देखोगे जर्मनी क्या करेगा, जर्मनी जो है 6 बिलियन पाउंड, सोच के देखो उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, 6 बिलियन पाउंड। एक पाउंड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत ज्यादा होती है एक पाउंड की वैल्यू, 70-80 रुपए का होता है पाउंड, 80 से ऊपर का होता है, 100 से ऊपर का होता है एक पाउंड। और 6 बिलियन पाउंड की मैं बात करूं तो उस हिसाब के हिसाब से 6 बिलियन पाउंड बहुत ज्यादा होंगे, समझ में आया। तो 6 बिलियन पाउंड की जो राशि आप किसको चुकानी है, जर्मनी को चुकानी है, मित्र राष्ट्रों को। अब हुआ क्या, इस कारण से आप देखोगे जर्मनी में जो लोग थे ना वो वेमा गणराज्य से खुश नहीं थे, या फिर आप बोल सकते हो नापसंद करते थे, नफरत करते थे। अब सोच के देखो, सब कुछ तो बेचारों का चला गया, है ना। अब जर्मनी में जो आम लोग हैं इनके अंदर क्या बीत रही होगी। तो भाई अब सोच के देखो कि कोई भी एक लोकतांत्रिक सरकार को इस देश में अच्छा कैसे बता सकता है। अब यहां पर जर्मनी में एक सवाल यह आता है कि भाई जर्मनी में लोग लोकतंत्र के खिलाफ क्यों हो गए थे। लोकतंत्र तो एक बहुत बढ़िया सरकार बनाने की तरीका है, सरकार बनाने का तरीका है। तो यहां पर ये सारी जो चीजें हुई की किसने थी, ये वेमा गणराज ने ही की थी। ये संधि साइन किसने की थी, ये वेमा गणराज ने ही की थी। तो इस वेमा गणराज क्या था भाई, एक लोकतांत्रिक सरकार थी। वेमा गणराज तो एक लोकतांत्रिक सरकार थी ना, लोगों ने वोट देकर उसको चुना था, तो इसलिए लोग जो थे उस टाइम पर लोकतंत्र के खिलाफ थे। अच्छा, अब हुआ क्या भाई, युद्ध का क्या क्या असर हुआ, युद्ध का असर क्या हुआ। अब देखो बेटा, युद्ध जब होता है तो भैया युद्ध जो है वो लाठी डंडों से नहीं होता, युद्ध जो है गोला बारूदों से होता है। युद्ध में जो है बहुत खर्चा होता है, बहुत जाने जाती है, जान माल दोनों का नुकसान होता है। अब देखोगे जब युद्ध होता है ना, तो एक कोई अर्थव्यवस्था जो होती है वो सालों साल पीछे चली जाती है, 20 साल 30 साल पीछे चली जाती है। तभी तो बोलते हैं ना कि युद्ध जितना हो सके उतना टालो युद्ध को, क्योंकि युद्ध में जो है जीते चाहे कोई भी, लेकिन भलाई किसी की नहीं होती। युद्ध में कोई भी जीते चाहे बेटा, लेकिन भलाई जो है किसी की नहीं होती। समझ में आया। चलिए तो अब देख लेते हैं यहां पर थोड़ा सा क्या हुआ भाई। अब देखो यूरोप कल तक जो है कर्ज देने वाला देश था भाई। अब यूरोप की हम बात करें, युद्ध का असर क्या हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप एक बहुत अमीर देश हुआ करता था, लेकिन युद्ध में यूरोप जो था, पूरा यूरोप एक पूरा महाद्वीप है जो प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध में कूद गया था। तो यूरोप एक ऐसा देश था जो कर्जा दिया करता था। आज उनको जो है कर्जे की जरूरत थी। सोच के देखो, मतलब आज तुम पे बहुत ज्यादा पैसा है तो तुम दूसरों को पैसा बांट रहे हो, लेकिन कल तुम्हारा बुरा दिन आ गया, इतना बुरा दिन आया कि अब तुम्हें जो है पैसे लेने की जरूरत पड़ गई है। तो यहां पर पहला पॉइंट यही बताया जा रहा है। और हम आगे बढ़े। अब यहां पे देखो, अब यहां पर जब युद्ध खत्म हुआ तो ये क्या बन गया, एक कर्जदारों का जो है महाद्वीप बनकर रह गया। मतलब अब जब युद्ध खत्म हुआ तो इस पे इतना ज्यादा कर्जा हो चुका था, इतना ज्यादा कर्जा हो चुका था कि अब इसको सारा कर्जा चुकाना था। बहुत ज्यादा कर्ज जो है चुक चुका था। एक ऐसा देश जो पहले क्या करा करता था, पहले जो है पैसा दिया करता था, है ना, लोगों को दूसरों को पैसे बांटता था, कर्जा दिया करता था। अब वो देश जो है वो पैसे लेके बैठा हुआ है। अच्छा, हम बात करें अब जैसे पुराने साम्राज्य की हम बात करें, पुराने साम्राज्य द्वारा जो है किए गए अपराधों का हर्जाना भी नए गणराज वेमा से ही वसूला जा रहा था। सिंपल सी बात है, वही तो बताया मैंने तुम्हें कि भाई जो भी युद्ध में नुकसान हुआ, युद्ध में चाहे गलती किसी की हो, थोपा किस पे गया, 100% जो है युद्ध का जिम्मेदार किसको ठहराया गया, जर्मनी को। तो जर्मनी में जो सरकार बनी थी वेमा गणराज, अब ये क्या कर रही थी, ये युद्ध का हर्जाना भर रही थी। युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है इसका सारा जो है किस पर डाल दिया गया, जर्मनी पर डाल दिया गया। तुमको क्या करना, तुमको जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुमको करनी है। तो अब सोच के देखो, द्वितीय विश्व युद्ध का एक पूरा जो एक द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसका वो एक पूरा बेस जो है क्रिएट हो चुका है, लोग के अंदर जो है गुस्सा भरा हुआ है। अब सोच के देखो, तुम्हारे देश के साथ कोई ऐसा करेगा तुम्हें कैसा लगेगा,
बुरा लगेगा ना। तो जर्मनी में जो लोग थे उनको भी बुरा लग रहा था, और कहीं ना कहीं ये जो चीज थी इसका फायदा किसको हुआ? हिटलर को हुआ। अभी आप देखो, अभी हम हिटलर के बारे में बात करेंगे, अभी हमारी कहानी में हिटलर भी आने वाला है। एक एक चीज को जो ध्यान से सुनना है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एक एक चीज जो आपको समझ में आएगी। आगे हम बात करते हैं। अब जब हरजाना चुकाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो क्या होगा? पैसा देना पड़ेगा, और इतने स्तर पर, इतने बड़े लेवल पर 6 बिलियन पाउंड तुम्हें देना है, तुम्हारे सारे संसाधनों को छीन लिया गया, तुम्हारी जो भी मिलिट्री थी, हाँ ना, मिलिट्री के बारे में तो बताया नहीं मैंने तुम्हें, जो इनकी मिलिट्री थी उसको भी डीमिलिटराइज कर दिया गया। मतलब अब जो है यहां पर जर्मनी जो है अपने पास क्या नहीं रखेगी? मिलिट्री नहीं रखेगी, सैनिक वैनिक नहीं रखेगी, है ना। क्यों? क्योंकि भविष्य में जर्मनी फिर से ऐसा ना कर सके, भविष्य में जर्मनी फिर से कोई युद्ध ना करे, तो उनकी जितनी भी मिलिट्री थी, आर्मी वाले जो थे, उनको क्या कर दिया? हटा दिया गया। भाई कोई जर्मनी जो है, जर्मनी अब से जो है क्या नहीं रखेगी? सैनिक नहीं रखेगी, कोई भी मिलिट्री वगैरह नहीं रखेगी। तो ये स्थिति आ चुकी थी। अब ऐसे में जब वो भाई ये पूरा हर्जाना चुका रहा है, तो क्या होगा इससे? इनकी जो आर्थिक स्तर जो है, इनका जो आर्थिक स्तर है वो बहुत पिछड़ जाएगा, है ना, यानी कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। यहां पर आप देखोगे लोग जो है भूखे तड़प रहे हैं बेचारे, लोग जो है भूखे मर रहे हैं बेचारे। तो यहां पर क्यों हो रहा है? इसी की वजह से हो रहा है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब क्या हुआ? अब आप देखोगे जो भी रूढ़वादी लोग हैं, है ना, वेमा के समर्थकों को पर जो है तहस तहस तरह तरह के जो है हमले कर रहे थे। अब हुआ क्या? अब यहां पर जो भी अलग अलग लोग हैं, आप सोच के देखो, एक पार्टी बन चुकी है ना। अब यहां पर जो दूसरे लोग हैं, दूसरी जो पार्टियां हैं, स्पेशली मैं बात करूं रूढ़वादी जो लोग हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं पुराने ख्याल वाले लोग हैं, जो राजा का समर्थन करते हैं, तो आप देखोगे वो जो भी वेमा गणराज्य का समर्थक है ना, जो भी वेमा गणराज्य का समर्थक है, उस पर क्या कर रहा है भाई? तरह तरह के जो हमले कर रहा है। मतलब हमले करे जा रहे हैं कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, जर्मनी आज जो भी खड़ा हुआ है तुम्हारी वजह से, जो भी जिस भी स्थिति में हम हैं आज, जर्मनी जिस भी स्थिति में है वो तुम्हारी वजह से है। किसको किसको यहां पर गुनहगार ठहराया जा रहा है? किसको यहाँ पर गुनहगार ठहराया जा रहा है? इसमें यहाँ पर वर्षा यहाँ पर जो हमारी वेमा गणराज्य जो है, इसको गुनहगार ठहराया जा रहा है। और इनको एक नाम और दिया जाता था, इनको जो है नवंबर क्रिमिनल बोलते थे इनको, है ना। नवंबर क्रिमिनल्स जो है, नवंबर के अपराधी भी इनको जो है बोला जाता था, नवंबर क्रिमिनल्स नाम से भी इनको जाना जाया करता था। तो बहुत सारे नाम इनको जो दिए गए। अच्छा, अब देखो सेना का महिमा मंडल, है ना। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या? अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रथम विश्व जब हो रहा था तो यहाँ पे किन किन तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे थे, है ना। प्रथम विश्व हो रहा है, अब आप देखोगे किस तरीके से जो है जर्मनी में आप देखोगे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखोगे प्रथम विश्व में क्या हुआ पूरे यूरोप में, है ना, पूरे यूरोप में एक बदलाव देखा गया कि सैनिकों का क्या किया जा रहा है? सैनिकों को जो है यहाँ पर अलग तरीके से देखा जा रहा है, मतलब एक अच्छी इज्जत की नजर से देखा जा रहा है। सैनिकों को आम आदमियों से जो अलग तरीके से देखा जा रहा है, सैनिकों को एक उनसे ऊपर देखा जा रहा है कि भैया ये सैनिक जो है ये हमारे लिए लड़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है भाई? हमारे लिए जान दे रहे हैं। तो ये हमारे हमारे देश के सबसे बड़े नागरिक कौन है? हमारे सैनिक हैं। तो सेना को थोड़ी इज्जत मिल रही है। अब देखोगे राजनेता जो है और मीडिया वाले जो है किसका गुणगान कर रहे हैं? सैनिकों का गुणगान कर रहे हैं। इनका गुणगान जो है किया जा रहा है, भाई सैनिकों ने हमारे लिए जान दी है। अब ऑब्वियस सी बात है, सैनिकों को गुणगान करना भी चाहिए। बचाता कौन है? हमारे देश को कौन प्रोटेक्ट करता है? कौन बचाता है भाई? सैनिक बचाते हैं, हमारे आर्मी वाले बचाते हैं। तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इस दौरान आप देखोगे कि सेना का बहुत ज्यादा जो है गुणगान किया जा रहा है कि भाई ये ऐसे, ये सैनिक जो हमारे लिए इतने मतलब इतनी बुरी स्थिति में जो है लाकर हमसे लड़ रहे हैं। बड़े बड़े ट्रेंचेस होते थे, मतलब गड्ढों में जाके लड़ा करते थे, जहां पर बहुत ही खराब स्थिति हुआ करती थी, चूहे हैं, बीमारियां हैं, और ऐसी स्थिति में लड़के जो है क्या कर रहे हैं भाई? हमारे देश को जो है बचा रहे हैं। तो आप देखोगे इस बीच जो है एक लोगों के अंदर एक धारणा होगी कि भाई जो सैनिक हैं वो हमें बचा रहे हैं, उनका जो महिमा मंडल होना शुरू हो जाएगा। आक्रमण, फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान की बात को जो है सार्वजनिक बहसों का जो हिस्सा बनाया गया। तो यहां पर आप देखोगे जगह जगह जो है बहस चल रही है ना, राष्ट्रीय सम्मान की, कि भाई जो फौजी जो है इनको सबसे ज्यादा राष्ट्रीय सम्मान इनको मिलना चाहिए, है ना। आक्रमक जो फौजी लोग हैं इनकी बातें की जा रही है। तो आप देखोगे ना, जब होता है, देखो जब युद्ध वगैरह होता है तो नुक्कड़ों पे बात होने लगती है। आपने भी देखा होगा भारत में भी क्या होता है, जब चाइना वाइना अटैक कर देता है, पाकिस्तान अटैक कर देता है, हम जवाब देते हैं, तो आप देखोगे कि हम कितना ज्यादा जो है उस चीज को प्रोत्साहित किया जाता है, कितना जो है हमारी सेना का जो है महिमा मंडल किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आप देखोगे पूरे यूरोप में ये जो सैनिक है इनका जो है महिमा मंडल देखने को मिल रहा था। आप देखोगे लोग जो है वो मीडिया के माध्यम से क्या कर रहे थे भाई, है ना, खंडक में सैनिक की जो है जिंदगी रोमांचक होती थी। अब देखो यहाँ पे बोला गया कि भाई सैनिक जो थे वो खंडकों में लड़ा करते, बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, वहां लड़ा करते थे, उन गड्ढों में लाशें भी रहती थी। अब सोच के वो लाशें सड़ रही हैं, अब तुम्हें वो बड़े बड़े जो गड्ढे हैं, है ना, अब जैसे गड्ढा है, गड्ढे के अंदर से वो लड़ते थे, है ना, आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े ट्रेंचेस होते हैं, गड्ढे होते हैं, बहुत बड़े बड़े डिप्रेशन होते हैं, उनको बना लिया जाता है, उन गड्ढों में से ही जो है ये लोग लड़ते हैं। अब आप देखोगे उसमें लाशें भरी रहती थी। अब ये सारी चीजें मीडिया वाले बताते थे कि लाशें भरी रहती थी, है ना, और आप देखोगे कि लाशें भरी हैं उसमें, और बीमारियां फैल रही हैं, है ना, उनको जो है बदबू झेलनी पड़ रही है, तरह तरह की जो बीमारियां फैल गई हैं, और ऐसी स्थिति में जो है उनको खाना भी नसीब नहीं हो रहा, और ऐसी स्थिति में जो ये लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये इनके महिमा मंडल जो है किए जा रहे थे। अच्छा, अब क्या हुआ भाई? राजनीतिक रेडिकलवाद। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है? अब यहाँ पे होगा क्या? अब देखो वेमा गणराज्य के बहुत सारे लोग जो है खिलाफ हो चुके हैं, वेमा गणराज्य के लोग बहुत खिलाफ हो चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा?
ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा इसकी हम बात कर लेते हैं, है ना। मतलब कोई और दूसरा इंसान उठ खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा, यानी कि वेमा गडराज का कोई विरोध करेगा, है ना, तो उसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर देखो रेडिकलवाद, मैंने बताया था आपको, रेडिकलवाद ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी बदलाव चाहते हैं। रेडिकलवादी हमने आप एक विचारधारा होती है बेसिकली, जो किस चीज को सपोर्ट करती है कि भाई कि बदलाव जो है वो बहुत तेजी से होने चाहिए, इसको हम बोलते हैं रेडिकलवाद। अच्छा, अगर इसकी हम बात करें, आप देखोगे जब जो वेमा गणराज्य जो था इसकी स्थापना हुई, और आप देखोगे उस समय क्या था, रूस में जो है हुई बोल्शेविक क्रांति से जो है प्रेरित होकर जर्मनी में क्या हुई, एक पार्टी बनती है, स्पार्टिस्ट लीग बोलते हैं उसको, स्पार्टिस्ट लीग इसको बोला जाता है। अब हुआ क्या था, देखो उसी दौरान आप देखोगे, एक मैंने चैप्टर अभी शायद पढ़ाया नहीं है, वो पढ़ा दिया चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, आपने नहीं देखा तो देख लेना। मैंने आपको यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति बताई है, तो आप देखोगे इसी दौरान क्या हो रहा था, इसी दौरान एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। रूस में क्रांति चल रही थी, और रूस में क्रांति किस चीज को लेकर चल रही थी, तो वहां पर क्रांति जो है वो समाजवाद को लेकर चल रही थी। और इसी विचारधारा से प्रभावित होकर आप देखोगे दुनिया के दूसरे देशों में भी जो है लोग समाजवाद से प्रभावित होकर कई सारी पार्टियां बना रहे थे। उनमें से एक पार्टी जो थी वो थी हमारी स्पार्टिस्ट पार्टी, है ना, स्पार्टिस्ट लीग थी। और ये क्या, इसने क्या किया, ये जो है अपने विद्रोह की जो है योजना बना रही थी कि भाई किसी ना किसी तरीके से क्या किया जाए, किसी ना किसी तरीके से इस वेमा गणराज्य को जो है उखाड़ के फेंकना है और हमें अपनी सत्ता बनानी है। तो यहाँ पे एक लीग निकल के आती है, स्पार्टिस्ट लीग जो होती है ना, इसने अपने क्रांतिकारी विद्रोह की जो योजना को अंजाम देने में लग गई। मतलब समझ में आया ये हो क्या रहा है यहाँ पे, वो ये रहा है कि अब कई सारी जो विद्रोही पार्टियां जो है वो खड़ी हो गई हैं, उठ खड़ी हो गई है। और उसमें से एक हमारी जो स्पार्टिस्ट लीग जो है ये भी पार्टी है एक, और ये भी क्या खड़ी हो जाती है, ये भी वेमा गणराज्य जो सरकार बनी हुई है अभी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। जैसे आज की हम बात करें, आज जो है पावर में कौन है, बीजेपी है, तो बीजेपी की भी कई सारी विरोधी पार्टियां है ना, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, है ना, बहुत सारी विरोधी पार्टियां। वैसे ही सेम यहां पर भी देखने को मिल रहा था। अब यहां पर क्या है, यहां पर जो है बर्लिन में जो लोग हैं, बर्लिन जो वहां पर जर्मनी में ही है, बर्लिन में जो लोग हैं वहां पर आप देखोगे सोवियत संघ जैसी सरकार बनाने की मांग हो रही है। सोवियत संघ में कैसी सरकार बनी थी, याद करो, सोवियत संघ में कैसी सरकार बनी थी, तो यहां पर समाजवादी, है ना, कैसी सरकार बनी थी, समाजवादी जो है सरकार को यहां पर बनाया गया था। किस सरकार को बनाया गया था, समाजवादी सरकार को बनाया गया था। तो ऐसी ही कुछ सरकार, लोग जो है लोकतंत्र का विरोध कर रहे थे, और क्योंकि उस टाइम पर समाजवाद जो था वो बहुत ज्यादा क्या हुआ था, बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, बहुत ज्यादा जो है लोगों के बीच में लोकप्रिय हुआ कि भाई ये समाजवाद बहुत बढ़िया चीज है, जहां पर जो है लोगों की भलाई के बारे में सोचा जाता है। तो जर्मनी में भी आप देखोगे लोग जो है मांग कर रहे थे कि हमें जो है जो सोवियत संघ है, जो हमारे यूएसएसआर है, इसमें जैसी सरकार बनी हुई है वैसी हमारे देश में सरकार बननी चाहिए। यानी कि ये लोग समाजवादी सरकार की जो है मांग कर रहे थे। अब क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ, अब देखोगे इसलिए इसमें आप क्या हुआ, इसलिए आप देखोगे समाजवादी हो गए हमारे डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वेमार में जो है इकट्ठा होकर इस प्रकार की जो है शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की जो है स्थापना का फैसला किया। अब यहाँ पे हुआ क्या, सारे जो लोग हैं, जितने भी समाजवादी हैं, डेमोक्रेट्स हैं, है ना, बहुत सारी जो पार्टियां थी अलग अलग, है ना, कैथोलिक गुटों की हम बात करें तो ये क्या होते हैं भाई, ये जो है वेमा एक जगह का नाम है बेटा, याद रखना, वेमार जो है एक जगह का नाम है, वेमा गणराज्य जो है इसी के नाम पर पड़ा था। वेमार एक जगह का नाम है जो कि जर्मनी में है, ठीक है। वेमार जो है वो एक क्या है, वो एक जगह का नाम है जो कहां पर है, जर्मनी में। यहां पर लोग इकट्ठा हो गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एक अलग सरकार बनाने की बात करी, ठीक है। आखिरकार आप देखोगे वेमार गणराज्य ने पुराने सैनिकों की हम बात करें, इनको हम फ्री कोर बोलते थे, पुराने संगठनों की हम बात करें, जैसे थोड़ी बहुत पुलिस थी इनके पास, थोड़ी बहुत इनके पास आर्मी थी जो कि संभालने के लिए दी गई थी कि तुम्हारे देश में अगर कुछ होता है तो तुम जो है कुछ संभाल सकते हो। तो हुआ क्या भाई, अब यहां पर क्या हुआ, ये सारे जो लोग हैं किसके खिलाफ हो जाते हैं, ये सारे जो लोग हैं इस लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ हो जाते हैं कि भाई कैसे भी ना कैसे भी करके जो हमें वेमा गणराज्य को उखाड़ के फेंकना है, ये राज नहीं करेगी और हम अपनी अलग सरकार बनाएंगे। तो आप देखोगे यहां पर क्या होता है, यहां पर एक्शन का रिएक्शन हुआ भाई। तो यहां पर जो वेमा गणराज्य के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने सैनिकों को बुला लिया, इनको हम क्या बोलते थे, इनको फ्री कोर बोलते थे, फ्री कोर, है ना, फ्री कोर नामक संगठन जो था, इनके जो सैनिक थे इनको बुला दिया, और जो भी विद्रोह हो रहा था, जो भी वेमा गणराज्य के खिलाफ जो है विद्रोह हो रहा था, इस विद्रोह को क्या कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, मतलब इसको जो नाबूद कर दिया जाता है। तो ऐसी कुछ जो स्थिति जो यहां पर चल रही थी। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप देखोगे यहां पर जो भी फिर स्पार्टिस्ट जो लीग बनाई गई थी, इसके जो नेता थे इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी की जो स्थापना की, एक नया दल बना लिया इसने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया दल बना लिया कि भैया हम भी चुनाव, क्योंकि देखो सबको क्या है, सबको सत्ता की भूख होती है। तो यहां पर जो स्पार्टिस्ट लीग बनाई गई थी, इनके जो नेता थे इन्होंने क्या बना लिया, एक नया दल बना लिया। इस दल का नाम क्या था, इस दल का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। ये भी एक समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। अब हुआ क्या, 1923 आते आते आप देखोगे आर्थिक संकट ने जो है जर्मनी के रेडिकलवादियों को जो है और बल दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब भाई ये जो भी रेडिकलाइजेशन फैल रहा, मतलब ये जो भी आप देखोगे ये विद्रोह जितना भी हो रहा है वेमा गणराज्य के खिलाफ, इसमें होता है ना,
आग में घी डालने का काम किया। तो आग में घी डालने का काम किसने किया? तो भैया 1923 में क्या आया, जर्मनी पर एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया। आर्थिक संकट मतलब क्या होता है? आर्थिक संकट मतलब पैसे की कमी आ गई, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। आप देखोगे कि लोग जो है ट्रॉली भर भर के पैसे ले जा रहे हैं और उनको सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट मिल रहा है। ट्रॉली, छोटी वाली जो ट्रॉली होती है, उसको भर भर के पैसे ले जा रहे हैं। इनकी जो मुद्रा होती है वो इतनी ज्यादा कम हो जाती है, उसकी उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो मूल्य होता है उतना कम हो जाता है कि लोग जो है मतलब सूटकेस भर के जो है पैसा ले जा रहे हैं और उनको उसके बदले सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट मिल रहा है। तो ये जो स्थिति हो जाती है। तो आप देखोगे 1923 में क्या हुआ, 1923 में आर्थिक संकट आ गया। जब आर्थिक संकट आ गया तो आप देखोगे जहां पर इनकी हालत जो है, जर्मनी की हालत बहुत नाजुक हो जाती है। और ये जो चीजें होती हैं, है ना, तो ये चीज किसको बल देती है? तो ये जितने भी रेडिकलवादी थे, मतलब जितने भी ये जो वेमा गणराज्य के खिलाफ है, इनको और बल देती है। समझ में आया? जैसे मान के चलो कोई सरकार है, उसके उससे बहुत लोग परेशान हो चुके हैं, तो अब फायदा किसका होगा? तो जो विरोधी लोग हैं, विरोधी लोग क्या करेंगे? इसी चीज का फायदा उठाएंगे। तो इस चीज ने कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं जो विरोध कर रहे थे, इनको और ज्यादा बल दिया। आर्थिक मंदी क्या हुई भाई? आप देखोगे अब सबसे पहले क्या दिक्कत थी, मैंने आपको बताया कि भाई युद्ध में क्या देना है इनको, युद्ध में इनको हर्जाना देना है ना, हर्जाना देना। और आप देखोगे इनकी जो स्वर्ण मुद्रा थी वो भी इनको देनी पड़ी, इनकी जो सोने की मुद्रा थी वो भी इनको देनी पड़ी। जिससे हुआ क्या भाई? जिससे आप देखोगे इनका जो सोने का भंडार था वो भी कम हो गया। मतलब हर्जाना भरते 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 पैसा खत्म हो गया इनके पास। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? पैसा कैसे चुकाएंगे भाई? 6 बिलियन पाउंड जो है चुकाने, 6 बिलियन पाउंड बहुत ज्यादा होते हैं। तो भैया पैसा भी हमने खर्च कर दिया, अब क्या करें? अब तो हमारी जो सोने की मुद्रा पड़ी हुई है उससे हम पेमेंट करेंगे। तो सोने की मुद्रा भी दे दी। अब सोने की मुद्रा भी जो है बहुत बहुत कम बची हुई है, इनके पास सोना भी बहुत कम बचा हुआ है। मतलब पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत आ चुकी है जर्मनी में। जर्मनी की जो स्थिति है वो दयनीय स्थिति हो चुकी है। अब क्या हुआ भाई? अब आप देखोगे 1923 में आप देखोगे जर्मनी ने जो है हर्जाना देने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया भाई? हर्जाना देने से मना कर दिया कि भैया हम क्या है, हम भैया हर्जाना नहीं दे सकते, हमारे देश में लोग भूखे मर रहे हैं, हम हर्जाना कैसे दे? हमारे सारे जो गोल्ड्स के रिजर्व जो है, यानी कि हमारे जितना भी सोने का भंडार जो है वो खत्म हो चुका है, हम कहां से हर्जाना दें? हुआ क्या भाई? इसका रिएक्शन क्या हुआ? जैसे ही इन्होंने हर्जाना देने से मना किया तो इनका एक औद्योगिक क्षेत्र है, किसका भाई? जर्मनी का, है ना, जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र है, उस पर जो है कब्जा कर लिया, है ना, उस पर जो है कब्जा कर लिया। रोल करके एक जगह का नाम है, रोल, है ना, क्षेत्र जो है उस पर जो है इन्होंने कब्जा कर लिया। मतलब क्या हुआ? मतलब जब जर्मनी ने जो है मना कर दिया कि भैया हम नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे हुआ क्या? इससे जो मित्र राष्ट्र जो थे जिन्होंने जर्मनी को हराया था वो क्या कर लेते हैं, इनकी एक बहुत बड़ा इनका एक औद्योगिक क्षेत्र होता है जहां पर कोयले का भंडार थे, है ना, रोल नाम है इस क्षेत्र का, जर्मनी में है, रोल क्षेत्र है, इसको बोलते हैं रोल क्षेत्र। तो जर्मनी में है, इस पर जो है कब्जा कर लिया जाता है, कोयले के भंडार पर कब्जा कर लिया जाता है, आज भी एग्जिस्ट करता है। तो उस पर जो है किसने कब्जा कर लिया? तो इस पर जो आप देखोगे मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया, है ना, कि भैया ठीक है तुम नहीं दे रहे तो क्या, तुम्हारे पास तुम्हारी जो ये इतने बड़े जो कोयले के भंडार है हमारे हो गए, है ना, जब पैसे दे दोगे तो हम दे देंगे। होता है ना कि जैसे मान के चलो तुम पैसा देते हो किसी से, तो तुम चीज गिरवी रख देते हो, जब पैसा वापस कर दोगे चीज तुम्हें मिल जाएगी। तो वही सीन हुआ। तो इनका जो कोयले का भंडार था उस पर जो है इनका कब्जा हो जाता है। फिर क्या हुआ आप देखोगे अब इन्होंने कहा इसका क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो इनके मन में आया कि एक काम करते हैं कि लोगों को पैसे की कमी है तो मुद्रा छापनी शुरू कर देते हैं, है ना। तो इन्होंने मुद्रा जो है भरी भरी मात्रा में कागजी मुद्रा जो है छापनी शुरू कर दी। अब सोच के देखो, यहाँ पे पैसे छापने से कुछ नहीं होता। इन्होंने उस समस्या को निपटाने के लिए आप देखोगे क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने पैसे छापने शुरू कर दिए कि भाई जितना हो सके उतना पैसा छापो। अब पैसे छापने से कुछ नहीं होता बेटा, उत्पादन तो होना चाहिए ना, कि आपके देश में जो उत्पादन हो ही नहीं रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे देश में, कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे देश में, उत्पादन जीरो है बिल्कुल। तो उस पैसे का करेंगे क्या? और यहां पर ऐसी स्थिति आ गई कि भाई मूल्य जो है बहुत तेजी से गिरने लगा। इनकी जो करेंसी थी, यानी कि इनकी जो मुद्रा थी, इसका मूल्य बहुत तेजी से गिरने लगा। लोग जो है नोट भर भर के, मतलब सूटकेस भर भर के पैसे ले जा रहे हैं, उसके बदले उनको जो है एक एक दो दो रोटी मिल रही है। अब देखोगे यहां पर ऐसा बताया गया कि अप्रैल की हम बात करें तो भैया एक अमेरिकी डॉलर जो था वो किसके बराबर था? वो जो है 24,000 मार्क्स के बराबर था, जो जुलाई में बढ़कर 3,53,000 मार्क के बराबर आ गया। तो भाई अगर मैं बात करूं करेंसी की, इनकी मुद्रा कौन सी थी? इनकी मुद्रा थी मार्क, है ना, जैसे हमारा रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, वैसे इनकी मार्क थी। तो आप देखोगे कि भाई अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो $1 बराबर थे 24,000 मार्क्स। और वही आप देखोगे $1 बराबर कितने हो गए? $1 बराबर हो गए यहां पर 3,53,000 मार्क्स। लाखों में पहुंच गई कीमत, $1 की कीमत लाखों में पहुंच गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इन्होंने जो है अंधाधुंध जो है करेंसी छापनी शुरू कर दी कि भैया हम करेंसी छापेंगे, अंधाधुंध करेंसी छापेंगे हम, ठीक है। तो ये स्थिति जो है यहां पर आ गई थी। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां पर आप देखोगे बैंक जो है भर के जो है पैसे ले जाते लोग। आप देखो यहाँ पे, है ना, ये क्या भाई, लोग जो है सूटकेस भर भर के जो है पैसे ले जा रहे हैं। ध्यान से देखो, सूटकेस भर भर के जो यहाँ पर पैसे ले जाए जा रहे हैं, और आप देखोगे इसके बदले इन्हें क्या मिलेगा? एक ब्रेड का पैकेट मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा, इतने में कुछ होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि इतने बैग जो भरे हुए हैं इसकी वैल्यू कितनी है? $1 बस। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आर्थिक संकट आ गया। अब यहां पर हुआ क्या? जब मार्क की कीमत गिर गई, यानी कि इनकी जो मुद्रा थी, मार्क क्या है भाई? मार्क जो जर्मनी की उस टाइम पर मुद्रा थी, तो मार्क की जब कीमत गिरने लगी तो आप देखोगे चीजें जो जो उत्पादन है, मतलब जो चीजें थी वहां पर, जो रोजमर्रा की चीजें जो थी, इनकी जो कीमतें जो होती है ना, वो क्या क्या हो जाती है भाई? वो आसमान छूने लगती हैं, आसमान छूने लगती हैं।
है ना। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, संकट को हमने क्या बोला, इस संकट को बोला हमने अति मुद्रास्फीति, है ना। ये याद कर लेना बहुत बहुत जरूरी है, अति मुद्रास्फीति। अब इसका मतलब क्या होता है, अति मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब है कि जब आपके देश में जो चीजों के दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब डेली के 20%, डेली के हिसाब से जो है 20% 30% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस को हम क्या बोलते हैं, अति मुद्रास्फीति बोलते हैं, अति मुद्रास्फीति बोलते हैं, स्थिति बोल देते हैं। क्लियर हुआ, चले बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब हुआ क्या भाई, अब यहां पर हुआ ये कि भाई ये सारी जो स्थिति देख के बहुत बुरी हालत थी, लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था, लोग बहुत नाराज बैठे हुए थे, गुस्से से भरे बैठे हुए थे। लोगों को क्या चाहिए था भाई, लोगों को जो है क्या चाहिए था भाई, लोगों को एक आश्वासन चाहिए था। और ये काम किसने करे किया, ये काम आप देखोगे आगे जर्मनी आगे हिटलर ने किया। हिटलर ने इन सारी चीजों का ही तो फायदा उठाया है कि लोग जो है बेचारे अभी बिल्कुल मतलब ऐसे हैं कि उनके पास किसी की उम्मीद नहीं है, उनको उम्मीद नहीं है किसी से। और ऐसे में कोई रोशनी लेके आएगा, लालटेन लेके आएगा कि बोलेगा कि भाई चिंता मत करो, हम है, सब सही हो जाएगा, है ना। तो वही काम कहां पर हुआ, वही काम आप देखोगे यहां पर हमारे जर्मनी में देखने को मिलता है। उससे पहले आप देखोगे अमेरिका को थोड़ी दया आ गई। अमेरिका जो था, अमेरिका देश जो था उस टाइम पर बहुत शक्तिशाली बन चुका था अमेरिका, तो अमेरिकी सरकार जो थी उसको जो है जर्मनी पर थोड़ी सी दया आ गई। तो अमेरिका ने क्या करना शुरू किया, अमेरिका ने एक प्लान बनाया, है ना, इसको हम बोलते हैं डॉस प्लान, है ना, इसको हम डॉस प्लान बोलते हैं, डॉस प्लान बोलते हैं। डॉस प्लान को याद कर लेना, बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। अब इसमें क्या होगा, इस डॉस योजना की हम बात करें, इसमें होगा क्या है, तो इस योजना के अनुसार जो है यहां पर जर्मनी को आर्थिक सहायता दी जाएगी, आर्थिक संकट से निकालने के लिए जो है यहां पर अमेरिका ने एक डॉस प्लान बनाया था। इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि यहां पर अमेरिका जो है वो क्या करेगा, वो यहां पर जर्मनी को कर्जा देगा। क्या देगा भाई, अमेरिका जो है जर्मनी को कर्जा देगा कुछ शर्तों, है ना, समझ में आया। तो यहां पे देखो भाई लिखा हुआ, दूर करने के लिए जो हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया, हर्जाने दिए जाएंगे। फिर दूसरी बात क्या है भाई, जो हर्जाने भरने के लिए इनको जो है कुछ कुछ छोटे मोटे लोन दिया गया, पैसा वैसा दिया गया, कर्जा दिया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं, मतलब इस आर्थिक संकट से निकालने के लिए जो अमेरिका जो था वो क्या है, वो सामने आ गया भाई, है ना, वो सामने आ गया और उसने जो है छोटे छोटे जो कर्जे वर्जे जो है इनको देना शुरू कर दिए। और जो भी हर्जाने की जो कंडीशंस थी, है ना, हर्जाने की जो शर्तें थी, उन पर भी जो है कुछ बदलाव किए, ताकि ये क्या करें, ये जो है उस आर्थिक संकट से निकल सकें जल्दी जल्दी। चले आगे हम बात कर लेते हैं। अब क्या हुआ भाई, अब यहां पर जर्मनी में क्या हुआ, निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में जो सुधार के लिए जो है अमेरिका से लाए गए कर्ज पर जो आश्रित था। अब हुआ क्या, अब यहां पर स्थिति ऐसी हो गई थी कि यहां पर जो जर्मनी है वो किसके ऊपर आश्रित है, आप देखोगे वो जर्मनी जो है वो अमेरिका के ऊपर जो आश्रित हो चुका है ना, क्योंकि अमेरिका जो है उसको कर्जा दे रहा है, उस कर्जे से ही उसका देश चल रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर दिक्कत हो गई भाई, अब जैसे सब कुछ सही चल रहा था, जब जैसे ही आप देखोगे थोड़ा बहुत सही हो पाया था, कुछ स्थिति जो है सही हो पाई थी, आप देखोगे 1929 में क्या हुआ भाई कि इनका जो शेयर मार्केट जो होता है, शेयर मार्केट जो होता है, शेयर बाजार जो होता है ना, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज बोलते हैं। अमेरिका का जो शेयर मार्केट है, शेयर बाजार जो है, इसको हम बोलते हैं वॉल स्ट्रीट मार्केट। यहां पर होता है क्या, यहाँ पे हर कंपनी के शेयर्स होते हैं, है ना, हर कंपनी की कुछ इकाइयां होती हैं, शेयर्स होते हैं, उनकी खरीदना बेचना जो है इस शेयर मार्केट में होता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में आने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपनियों के शेयर्स जो होते हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं, सिंपल सी बात है। हुआ ये कि 1929 में जो लोग हैं, है ना, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो धाराशायी हो जाती है, मतलब पूरा मार्केट गिर जाता है, लोग अपने शेयर्स को जो है बेचने लगते हैं, है ना। और आप देखोगे अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ जाता है। अमेरिका में क्या होता है बेसिकली, अमेरिका में आप देखोगे बहुत सारे जो बैंक्स होते हैं, बहुत सारी जो बैंकें होती हैं वो दिवालिया घोषित हो जाती हैं, वो एक अलग कहानी है ना। और बहुत सारे पूरा जो शेयर मार्केट जो होता है पूरा धाराशायी हो जाता है, पूरा गिर जाता है, शेयर मार्केट पूरा जो है गिर जाता है। अब ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि यहां पर अमेरिका जो है खुद संकट में आ चुका था, क्योंकि अमेरिका ने भी बहुत सारे देशों से पैसा लिया था। अब इसमें क्या होगा, इसमें हुआ ये कि भाई जर्मनी को जो सहायता मिल रही थी वो मिलनी बंद हो जाती है। जर्मनी को जो सहायता मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही। क्यों, क्योंकि भैया जो दे रहा था उनको सहायता, वो उसको खुद किसी की सहायता की जरूरत है। समझ में आया, जो भैया आप सोच के देखो, जो अमेरिका क्या कर रहा था, अमेरिका जो है जर्मनी को कुछ लोन दे रहा था, पैसा दे रहा था। अब अमेरिका में भी आर्थिक संकट आ चुका है। अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, पैसे मांगने शुरू कर दिए। जिन जिन देशों को कर्जा दे रखा था उनसे पैसे भी मांगना शुरू कर दिए, और जो भी यहां पर इनको आर्थिक मदद मिल रही थी वो रोक दी जाती है, क्योंकि अमेरिका जो है खुद संकट में आ चुका था। तो यहाँ पर वही बात बोली जा रही है, लोगों ने अपने शेयर्स बेचने जो है शुरू कर दिए। लोग जो है शेयर मार्केट से बाहर निकलने गए, और 24 अक्टूबर को जो है केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। एक दिन में लोगों ने लगभग जो है 1.3 करोड़ जो है शेयर बेच दिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा। अच्छा, अब यहां पे आप देखोगे यहीं से जो है आर्थिक मंदी की जो है शुरुआत हुई। 1929 से आर्थिक मंदी कब से कब तक चली, तो आप देखोगे आर्थिक मंदी जो है 1929 से 1932 तक चली, और 3 सालों तक, लगभग जो है 3 सालों में आप देखोगे अमेरिका में जो राष्ट्रीय आय जो है केवल आधी रह गई थी। अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका की बहुत बुरी स्थिति हो चुकी थी, अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय है वो आधी रह गई। अब सोच के देखो जर्मनी की तो क्या ही हालत हो रही होगी। अब इस महामंदी की मैं बात करूं, सबसे बुरा असर किस पर पड़ा,
सबसे बुरा असर किस पे पड़ा? तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। क्योंकि देखो जर्मनी का सीन क्या था, जर्मनी तो पहले से ही भिखारी था भाई, जर्मनी तो पहले से ही बिल्कुल भिखारी बन चुका था। और ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से आप देखोगे ना कि जले पर नमक छिड़क देना, तो पहले से जर्मनी की हालत बहुत खराब थी, ऊपर से क्या हुआ, ये आर्थिक मंदी आ गई। तो इसका सबसे बुरा असर जो है जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर जो है देखने को मिला। अब आप देखोगे 1929 की तुलना में जो 1932 में जर्मनी का जो है औद्योगिक उत्पादन 40% ही रह गया। सोच के देखो, मतलब यहां पर हम बात करें 1929 में जो उत्पादन था वो 100 था, वो घटकर जो है कितना रह गया 1932 में, आप देखोगे 40% रह गया। बहुत परसेंट, 40% उत्पादन ही रह गया। सिर्फ 100 हो रहा था, अब 40, मतलब 60% कम हो के अब 40% रह गया। बहुत कम हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, कि इतनी सारी जो चीजें हैं वो आई होप आपको जो है क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई, और अभी थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे। है ना? और दूसरी बात क्या है भाई, क्योंकि अब बेरोजगारी बहुत ज्यादा है ना, काम कुछ हो नहीं रहा। अब यहाँ पे बहुत सारे जो कामगार जो हैं, बहुत सारे मजदूर जो हैं, उनको निकाला जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो औद्योगिकरण जो वहां पर थोड़ा बहुत हुआ भी है, वहां पर वो बंद हो रहा है, वो है ना, लॉस हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारी जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो रही हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और बेरोजगारी के चलते आप देखोगे, बेरोजगारी के चलते क्या होता है, बेरोजगारी के चलते जो यहाँ पर अपराध भी बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना हमेशा कि भाई बेरोजगारी जो होता है वो बहुत खतरनाक है। आप सोच के देखो, आपके युवा जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो क्या होगा इस केस में? इस केस में आप देखोगे बहुत सारे जो अपराध होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक टॉपिक है भाई, नाजुक गणतंत्र, है ना। अब यहाँ पे जो वेमा गणराज्य जो था, इसकी बात की जा रही है यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुका है। वेमा गणराज्य जो है वो क्या पड़ चुका है, बहुत ज्यादा जो है कमजोर पड़ चुका है। आप देखोगे ना, क्योंकि लोगों का सपोर्ट नहीं था इसके बाद, लोग जो है इससे नफरत करते थे, है ना। अब सोचिए, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेमा गणराज्य जो था इसमें बहुत सारी कमियां भी थी, है ना, क्योंकि लोग ऐसे पागल थोड़े ना लोग चुनेंगे। वेमा गणराज्य में जो है कमियां बहुत सारी थी। अब देखो, जिसके कारण यह कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सका, जो कि बना आगे, है ना। तो यहां पर आप देखोगे जो वेमा गणराज्य था इसमें बहुत सारी कमियां थी, जैसे मैंने आपको बताया था, चुनाव में बहुत सारी कमियां थी, है ना, चुनाव में बहुत सारी कमियां थी। आप देखोगे कि यहाँ इनका जो राष्ट्रपति था वो कभी भी अनुच्छेद 48 को लगा सकता था। पहली बात तो इनकी चुनाव में कमियां थी, मैंने बोला कि एक पार्टी को बहुमत नहीं मिली, सारी पार्टियां जो है बैठी हैं, उनमें आपस में लड़ रहे हैं ये लोग। अब देखोगे हर बार गठबंधन की सरकार सत्ता में आ रही थी, है ना, यहाँ पे क्या बनती थी, यहाँ पे हर बारी सबको जितने जितने वोट मिले हैं उस अनुपात में जो है सबको सीटें मिलेंगी, है ना। और इसके अलावा क्या होता था भाई, जब भी इनकी सरकार को लगता था, मतलब इनका जो भी प्रेसिडेंट है, इनको लगता था कि भैया देखो चीजें ठीक नहीं चल रही, तो ये क्या करते थे, ये अनुच्छेद 48 लगा दिया करते थे, है ना। अनुच्छेद 48 के मुताबिक आप देखोगे, इसके अनुसार आप देखोगे कि राष्ट्रपति जो होगा, जो भी राष्ट्रपति होगा, वो कभी भी आपातकाल लागू कर सकता है, कभी भी आपातकाल लगा देगा। आपातकाल की स्थिति में क्या होता है भाई, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, सारे अधिकार नागरिकों के छीन लिए जाएंगे, सारे अधिकार जो है नागरिकों को रद्द कर दिए जाएंगे, अध्यादेशों में जो है शासन चलाने का जो अधिकार था। क्लियर हुआ? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिंपल सी बात बोली जा रही है कि यहाँ पर कई सारी जो है यहाँ पर वेमा गणराज्य में कमियां थी। कमियां मैंने आपको बता दी, दो कमियां थी। पहली बात तो यहाँ पर एक गठबंधन की सरकार बनाई जाती थी, सारी पार्टियां जो है मिलकर सरकार चला रही हैं, तो इनके बीच में बनती नहीं थी। और दूसरी बात क्या है भाई, अब जो यहाँ का प्रेसिडेंट होता है, जब उसको लगा कि भाई देश में स्थिति ठीक नहीं चल रही, तो वो क्या करता था, वो जो अनुच्छेद 48 को जो एक्टिव कर दिया करता था। इसके अनुसार जो है जितने भी नागरिक हैं उनके अधिकारों को छीन लिया जाएगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो ये सारी जो स्थिति जो है यहाँ पर आम बात थी, बनती रहती थी वहां पर। तो लोग जो है बहुत ज्यादा जो है परेशान हो चुके थे। अब हुआ ये अब यहां पर राजनीतिक अस्थिरता आई, और इस दौरान जो है एक मंत्रिमंडल का जो है औसत कार्यकाल जो है 239 दिनों का था। मतलब वहां पर आप देखोगे ना कि जो मंत्री, जैसे आज के टाइम पर 5 साल का होता है, 5 साल जो है रूल करेंगे, तो यहां पर कितने का था, 239 दिन का। और आप देखोगे कई बार जो है राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया। अब 239 दिन की हम बात करें, तो इन 239 दिनों में ही जो है कई बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था, अनुच्छेद 48 को जो है एक्टिव कर दिया जाता था। अब देखोगे इसलिए क्या हुआ, इसलिए आप देखोगे वेमा गणराज्य जो था उसका जो है ना, वेमा गणराज्य जो था, लोगों का भरोसा उठ चुका था किस पर, वेमा गणराज्य पर। लोग जो है भरोसा नहीं कर रहे थे। सोच के देखो ना, इतनी बुरी स्थिति है, और स्थिति में कुछ सुधार भी नहीं आ रहा, तो लोग क्या करेंगे, लोग यही तो करेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब ये देखो, राष्ट्रपति शासन लगता कब है, यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जब किसी पार्टी का गठबंधन को जो है स्पष्ट बहुमत ना मिले, है ना, मिल पाए, यहाँ यदि जो है राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि सरकार जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो है कार्य नहीं कर रही, तो तब जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अब देखो, हर देश में अलग अलग होता है, ये तो हम अपने देश की बात कर रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति शासन कब कब लगता है। कि आप देखोगे कोई भी पार्टी या गठबंधन जो है, आप बोल सकते हो कि किसी भी रूप से बहुमत स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि भाई हमारी सरकार बन रही है, तो उस केस में जो है कुछ दिन के लिए, जब तक अगले चुनाव नहीं होते तब तक के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दूसरे केस में आप देखोगे जब राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक ढंग से जो है सरकार जो है संविधान नहीं चला पा रही, है ना, ठीक ढंग से जो है लोकतांत्रिक सरकार नहीं चल रही है, तो उस केस में जो है आप देखोगे कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ये हमारे देश की बात हो रही है। अब जर्मनी में क्या था, जर्मनी में तो बात बात पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था।
जर्मनी में बात बात पर राष्ट्रपति शासन को जो है लगा दिया जाता था। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब देखो अब यहाँ पर क्या होगा, अब होगा यहाँ पर हिटलर का उदय। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आपको हिटलर का उदय देखने को मिलेगा। सर अच्छा क्या बात कर रहे हो, हाँ तो यहाँ पर अब हिटलर का उदय होगा और हिटलर के उदय में आप देखोगे किस तरीके से हिटलर जो है इन सारी चीजों का फायदा उठाएगा। अब लोग देखो, लोग परेशान है, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को आश्वासन चाहिए कि भैया अब ये जो इंसान है ये हमें क्या करेगा, ये हमें रोशनी दिखाएगा। तो अब होता है ना कि चारों तरफ तड़काहट मचा हुआ है और चारों तरफ तड़काहट मचा हुआ है, हमारे फिर जो हिटलर भाई साहब आ गए कि भाई चिंता मत करो हमें। अब यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हिटलर का उदय देखने को मिलेगा। हिटलर का जन्म कब हुआ था, तो भाई 1889 में हुआ था। मृत्यु जो है 1945 में हुई थी। ऐसा बोला जाता है कि इसने सुसाइड कर लिया था। अब देखो हिटलर का जन्म हुआ कहां था बेसिकली, तो ये देखोगे ना ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया जर्मनी के बिल्कुल बगल में है और एक गरीब परिवार में हुआ था इनका जन्म। आप देखोगे ऑस्ट्रिया की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रिया भी जैसे उस टाइम पर ना ऑस्ट्रिया जर्मनी को एक ही माना जाता था, क्योंकि दोनों का जो आप बोल सकते हो जो संस्कृति जो थी वो सेम थी। तो उस टाइम पर आप देखोगे ऑस्ट्रिया एक पूरा एक बहुत बड़ा एम्पायर था और उसके अंडर में जो जर्मनी भी आता था। आप देखोगे और जर्मनी और ऑस्ट्रिया सेम ही थे उस टाइम पर। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में इसने नौकरी की थी। प्रथम विश्व युद्ध में ये सेना में गया था भाई, लड़ाई की थी इसने। और ऐसा भी बोला जाता है कि सेना में बच गया था ये। एक कोई ब्रिटेन का कोई एक आर्मी का बंदा था, उसने इस पर गोली नहीं चलाई थी, उसने उसको छोड़ दिया था, दया आ गई थी इस पे। सोच के देखो उस दिन मार दिया होता इसको, प्रथम विश्व युद्ध में उसको मर गया होता तो शायद कुछ और ही तस्वीर होती पूरी दुनिया की, द्वितीय विश्व युद्ध शायद ना होता। लेकिन भाई प्रथम विश्व युद्ध में गया लड़ने, नौकरी की, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में भी जो है बच गया, मतलब मरा नहीं है। और इसको बहुत दुख हुआ था जब इसको पता लगा था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया है। चलिए अब देखो, अब यहां पर हुआ क्या, जर्मनी की हार से जो है वर्साई संधि हुई। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो है जो भी शर्तें लगाई गई थी, जो भी जर्मनी पर शर्तें लगाई गई थी, जो भी चीजें थोपी गई थी, उससे जो है ये बहुत दुखी हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी था, ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी था, इसको जर्मनी से बहुत प्यार था। तो जब इसको पता लगा भाई कि जर्मनी पर जो है इतनी सारी संधियां जो है थोप दी गई है, तो आप देखोगे कि ये बहुत दुख हुआ, बहुत दुखी हुआ। अब हुआ क्या भाई, 1919 में जो है इसने जो है आप देखोगे एक छोटी पार्टी में शामिल हो गया है, एक जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, इस पार्टी में शामिल हो गया। याद रखना बेटा, ये एक बहुत बड़ा वक्ता था। ये जो हिटलर जो था एक बहुत बड़ा जो है वक्ता हुआ करता था। ये जब बोलता था ना तो लोग सुनते थे इसको, जब ये बोलता था लोग सुनते थे इसको। सोच के देखो, मतलब इतना अच्छा बोलने में था ये कि सामने वाले को मन मोहित कर लिया करता था अपनी तरफ। तो एक बहुत अच्छा वक्ता बोला जाता है, बहुत अच्छा एक कम्युनिकेटर था। अब हुआ क्या भाई, एक जब 1919 में इसने क्या किया, इसने जो है वर्कर्स एक पार्टी थी, एक दल था जर्मन वर्कर्स पार्टी, एक छोटी सी पार्टी थी, इस पार्टी को जो है इसमें शामिल हो गया। फिर क्या हुआ, आप देखोगे इस पार्टी में इसका ओहदा बढ़ जाता है ना, इस पार्टी में इसका ओहदा बढ़ जाता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा वक्ता था, बोलता बहुत अच्छा था। तो धीरे धीरे इसमें हुआ क्या कि इस पार्टी पर जो है इसका ओहदा बढ़ गया और ये हेड बन जाता है। और पार्टी का नाम बदलकर क्या रख देता है, पार्टी का नाम बदलकर जो है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख देता है। और आप देखोगे ये जो पार्टी होगी बाद में क्या कहलाएगी, ये जो पार्टी है यानी कि कौन सी पार्टी, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये जो पार्टी होगी बाद में चल के क्या कहलाएगी, तो बाद में चल के आप देखोगे ये नाजी पार्टी के नाम से जो है इसको जाना जाएगा, नाजी पार्टी या फिर नाजी पार्टी के नाम से जो है इसको जाना जाएगा। क्लियर हुआ। तो आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें ये बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो हिटलर के बारे में आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हुआ क्या भाई, हुआ ये कि 1923 की अगर मैं बात करूं, 1923 में हिटलर ने जो है कोशिश की, 1923 में हिटलर ने कोशिश की कि भाई क्या करें हम, कब्जा कर लें। तो 1923 में जो हिटलर ने बर्लिन पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान जो है उसे बंदी बना लिया गया। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था, उसका मेन उद्देश्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसका मेन उद्देश्य ये था कि भैया हमें क्या करना है भाई, हमें जो है पूरी जर्मनी का जितना भी हिस्सा जो है छूट गया, यानी कि जो भी हमसे ले लिया गया है, जो भी हमारा हिस्सा, हमारा जमीनी हिस्सा जो ले लिया गया है, उसको पहले वापस लेना है ना। और पूरे जर्मनी की हम बात करेंगे, पूरी जर्मनी पर हमें तानाशाही लागू करनी है, मैं जर्मनी का तानाशाह बनूंगा। समझ में आया। और इसका एक ही उद्देश्य था कि हमें जो है जितना हो सके उतना जो है उतने एरिया पे, उतने क्षेत्र पर जो है कब्जा करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है। तो 1923 में आप देखो इसने एक प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास जो है विफल हो गया। आप देखोगे ना उस पर क्या हुआ, उस पर जो देशद्रोह का जो है मुकदमा चलाया गया और बाद में उसको छोड़ दिया जाता है, बाद में उसको रिहा कर दिया जाता है। मतलब इतना कोई बड़ा सीन नहीं हुआ था। तो उसको पहले इस पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है वेमा गणराज्य के द्वारा, और फिर इसको जो है बाद में छोड़ दिया जाता है। अब हुआ क्या भाई, धीरे धीरे क्योंकि एक बहुत अच्छा वक्ता था, लोग इसकी बातें सुनते थे, धीरे धीरे आप देखोगे इसका जो है समर्थन बढ़ने लगता है। ये इसका समर्थन बढ़ने लगता है। ये बात ही कुछ ऐसी करता था कि लोग जो है इसका सपोर्ट करते थे हमेशा। क्लियर हुआ। तो 1930 के दशक में आप देखोगे कि शुरुआती वर्षों में आप देखोगे नाजियों को जो है अधिक समर्थन नहीं मिल पा रहा था। 1928 में जो है नाजी पार्टी को जो है केवल 2.8% वोट मिले थे। मतलब इन्होंने स्टार्टिंग में आप देखोगे कि जो नाजी पार्टी थी उसको इतना ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा था। कितने वोट मिले थे, सिर्फ 2.8% जो है वोट मिले थे। लेकिन हुआ क्या कि 1932 आते आते, मतलब ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 साल में आप देखोगे इनको कितने परसेंट वोट मिले, इनको 37% जो है वोट मिले। और ये सबसे बड़ी पार्टी भर के आई। नाजी पार्टी जो थी वो
है ना, जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई। सोच के देखो, सिर्फ 1928 में 2.8 वोट मिल रहे हैं और अब जो है इनको करीबन 37% वोट मिल रहे हैं। अब हुआ क्या भाई, अब इसकी जैसे मैंने बताया कि इसकी जो भाषणबाजी होती थी, है ना, मैंने बोला कि जैसे कि बहुत अच्छा वक्ता था, बोलता बहुत अच्छा था ये, तो इसके पास जो है आप देखोगे भाषणबाजी की कला थी, है ना। आप देखोगे जो हिटलर जो था एक अच्छा वक्ता था, बहुत अच्छा बोलता था, अपने भाषणों में आप देखोगे वे लोगों को अपनी तरफ खींचता था भाई, लोग इसको सुनते थे। आप कभी सर्च करना, गूगल पे जाना और सर्च करना कि भाई, गूगल पे यूट्यूब पे जाना, सर्च करना हिटलर स्पीचेस, है ना, तो उसमें आ जाएंगी पूरी जो पुरानी स्पीचेस हैं वो आ जाएंगी। वो भाई क्या आप जोश से बोला करता था, वो जर्मनी भाषा में है, आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फिर आपको देख के पता लग जाएगा। चलिए आप देखोगे ये चारों तरफ जो है विकास और रोजगार का वादा करता था। अब भाई लोगों को, अब इसको पता था कि भाई लोगों की समस्या क्या है, लोग तो बेचारे बेरोजगारी से आप जूझ रहे हैं, लोग जो है महंगाई से जूझ रहे हैं, तो ये वादे वही करता था, ये वही वादे, ये वही सुनाना चाहता था जो सामने वाला सुनना चाहता है। समझ में आया ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जो आप सुनना चाहते हो सामने वाला भी आपको वही सुनाए। तो ये सामने वाले को वही सुना रहा है जो सुनना चाहते हैं कि भाई मैं बेरोजगार दूंगा, है ना, चारों तरफ विकास होगा, महंगाई कम होगी। तो ये सही बातें जो है, ये सभी बातें जो है बोल रहा था। अब देखोगे कि इसकी रैलियों में क्या होता था, इसकी रैलियों में जो है स्वास्थ्य का निशान भी था, ये देखो ये वाला निशान। अब देखो ये वाला स्वास्थ्य जो है ना, अपने वाले सतिया से कंपेयर मत करना, हमारा वाला सतिया तो बहुत ज्यादा सैक्रेड है, बहुत ज्यादा पूजनीय है, हम उसकी पूजा करते हैं, है ना। एक आप देखोगे ना, एक सबसे बुरी चीज ये हुई कि हमारा जो सतिया था, है ना, इसकी एक नेगेटिव इमेज बन गई, इसकी एक नकारात्मक जो है छवि बन गई लोगों के सामने। क्यों बन गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने भी इसका इस्तेमाल किया था, तो ये इसका मतलब अलग था, ये अलग था भाई, है ना। ये एक नाजी पार्टी का जो है एक क्या हुआ करता था, एक साइन हुआ करता था, और इसको जो है हमारे जो सतिया है उससे जोड़ के बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल मत देखना उससे जोड़कर, क्योंकि हमारा जो सत्या है वो एक अलग है, उसकी एक अलग ही वैल्यू है। ये जो इंसान था इसने क्या किया, हमारा जो सत्या था उसकी काफी जो इमेज होती है बिगाड़ दी। आज आप भी आज बाहर जाते हो ना, बाहर ऐसा लोग मानते हैं कि भाई ये जो है एक हिटलर का साइन है, लेकिन ऐसा गलत है। समझ में आया ना, तो ये इसकी एक अलग विचारधारा थी, वो यही जाने, है ना। लाल झंडे की हम बात करें, लाल झंडे की बात करें, पैम्फलेट और एक खास अंदाज में जो है तालियों का जो है इस्तेमाल करना, तो इसकी एक अलग ही पहचान बन गई थी कि भाई इसके पार्टी के जो लोग एक खास तरह की ताली का इस्तेमाल करते हैं। एक लाल झंडे पर जो है आप सत्या वाला जो निशान है वो देखोगे आप, तो प्रॉपर तरीके से जो है ये यहाँ पर इसका एक पूरा वो बन चुका था, ऑरा बन चुका था, एक ऑरा डेवलप हो चुका था। कई सारे जो लोग हैं हिटलर के इतने दीवाने हो गए थे, उसको जो है मसीहा के तौर पर जो है पेश किया जाता था। इसको कैसे पेश किया जाता था, मसीहा के तौर पर, है ना। मतलब यहां पर बोला जा रहा है कि आर्थिक और राजनीतिक संगठनों से जो है टूट चुकी जनता को जो है हिटलर में उम्मीद की किरण दिख रही थी। अब यहां पर वही है ना, जनता के पास बेचारी, देखो जनता जो है परेशान हो चुकी है, वर्मा गणराज ने कुछ ऐसा करवाया नहीं है, तो जनता जो है क्या हो चुकी है, बिल्कुल जो है असहाय हो चुकी है। अब उसको जो है किसी एक हीरो की जरूरत है, अब हीरो आ चुका है हमारा, है ना, जो बाद में बहुत बड़ा विलन बन गया, है ना, लेकिन हीरो आ चुका है, हिटलर जो है उनके लिए हीरो बन चुका है। अच्छा, अब सबसे पहले इसने क्या काम किया, सबसे पहले जब ये सत्ता में आया तो इसने जो है पूरे लोकतंत्र का जो है विनाश किया। भैया ये इसको जो है चाहिए था, हमें क्या बनना, क्या हमें जो है एक तानाशाही को जो है यहां पर जर्मनी में लागू करना है। सबसे पहले क्या हुआ कि भाई जो एक राष्ट्रपति थे उस टाइम पर, मतलब उस टाइम पर जो, क्योंकि इसकी पार्टी जो थी वो जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। अब हुआ है कि जर्मनी के जो राष्ट्रपति थे, है ना, जिनका नाम था हिंडनबर्ग की हम बात करें तो आप देखोगे 30 जनवरी 1933 को हिटलर को क्या किया गया, हिटलर को जो है चांसलर का पद संभालने को न्योता दिया कि भैया तुम्हारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी। अब चांसलर क्या है, चांसलर राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ी पोजीशन वही है चांसलर की, है ना। मतलब सारी ताकत जो है जर्मनी को चलाने की पूरी ताकत जो है किसके पास आ गई भाई, वो इसके पास आ गई, किसके पास, हिटलर के पास, क्योंकि हिटलर को जो है चांसलर बनने का जो है मौका मिला। अब हुआ क्या भाई, अब आप देखोगे ये जितने भी मंत्रिमंडल होते हैं उसमें जो है एक सर्वोच्च पद था, है ना, सर्वोच्च पद हुआ करता है। जैसे हम बात करें, जैसे आज के टाइम पर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो पूरे मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा ऊंचा पद किसका है, प्रधानमंत्री का है। तो प्रधानमंत्री की हम बात करें तो वैसे ही जो यहां पर चांसलर हुआ करता था। चलिए हुआ क्या भाई, अब देखो कि सत्ता हाथ में आती क्या हुआ, हिटलर ने सबसे पहले क्या किया, हिटलर ने जो लोकतांत्रिक शासन जो है ना, इसकी जो संरचना है उसको जो है तहस नहस करने का जो है फैसला लिया। मतलब क्या करेगा भाई, ये जितने भी आप बोल सकते हो, जितने भी ये जो लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं, लोकतंत्र के जो पुजारी हैं, इन सबको पहले उठा उठा के मारेगा, ये सबको मारना शुरू करेगा। मतलब जेल वेल तो कोई सीन ही नहीं था इसका, जेल में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर, ना, सीधा मारता था, है ना, जाओ सीधा, जो तुम, अगर तुम मेरी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते तो तुम सीधे मरोगे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब देखो अब हुआ क्या, इसने सबसे पहला काम क्या कर, बहुत ही चालाक था, और याद रखना हर चीज जो है योजनाबद्ध तरीके से होती थी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी करवा दिया इसने, हर चीज सिस्टमेटिक वे, योजनाबद्ध तरीके से होती है हर चीज, कि लोगों को कानो कान खबर भी ना हो कि मैंने कुछ गलत किया है, ऐसे काम करता था। तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने सबसे पहले रहस्यमय तरीके से क्या करवा दी, संसद में आग लगवा दी, संसद में आग लगवा दी। और ऐसा बोला जाता है इसने खुद ही आग लगवाई थी। और इसने जब आग लगवाई तो इसने बोला कि भैया देखो ऐसा है कि लोकतांत्रिक सरकार होने की वजह से, लोकतंत्र होने की वजह से जो है इतनी सारी चीजें आपको देखनी पड़ रही है, जिस संसद में आग लग सकती है उस देश में कुछ भी हो सकता है। तो हुआ क्या भाई, 28 फरवरी 1933 को क्या हुआ, इसने एक फायर डिक्री की जो है घोषणा की,
इस अध्यादेश के अनुसार जो है नागरिक अधिकार को जो है निलंबित कर दिया गया। सोच के देखो, मतलब इसने एक डिग्री पास कर दी, एक ऑर्डर पास। डिग्री का मतलब क्या होता है? एक ऑर्डर, है ना, एक ऑर्डर दे देना, है ना। अच्छा, ऑर्डर आया, ऑर्डर क्या आया भाई? फायर डिग्री करके ऑर्डर आया। तो इसने क्या बोला? इसने बोला कि भाई सारे जो नागरिक अधिकार जो है इनको निलंबित किया जाता है, क्योंकि भैया देखो एक ऐसे देश में जहां पर संसद में आग लग सकती है, वहां पर कुछ भी हो सकता है। और देखोगे ना, अधिक जो है कम्युनिस्टों को जो है नए नए बने कंसंट्रेशन कैंपों में जो है बंद कर दिया गया। अब जो लोग कम्युनिस्ट, मतलब कम्युनिस्ट लोग जो है ना, ये कम्युनिस्ट जो लोग हैं, यानी कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, समाजवाद को सपोर्ट करते हैं, आप देखोगे ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर, है ना, वेमा गणराज्य के लोगों को पकड़ पकड़ कर जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया। अच्छा ये सर कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होते हैं भाई? कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होते हैं? तो बेटा इसके टाइम पे हम बात करें, जर्मनी के टाइम पर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े कैंप होते थे, है ना, जहां पर जो है ऐसी कैदियों को जो है रखा जाया करता था, बाद में इनको मार भी दिया जाया करता था। जैसे आप देख लो, है ना, ये देखो, ये क्या है? ये पूरे जो है आप देखोगे पीछे, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप है। इन सबको मार दिया था इसने, इन सबको जो है मार दिया था। सोच के देखो, ये सारे जो लोग हैं इन सबको जो है मार दिया गया था। क्लियर हुआ? आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है बेसिकली किस किस तरीके से जो है लोकतंत्र का यहाँ पर विनाश देखने को मिला। अब हम 3 मार्च 1933 की बात करें, इसने क्या किया? इसने जो है मशहूर विशेष अधिकार अधिनियम, है ना, इनेबलिंग एक्ट जो है पास कर दिया। अब सर ये इनेबलिंग एक्ट क्या था? है ना, इसको इनेबलिंग एक्ट क्या बोला? विशेष अधिकार अधिनियम इसने जो है पास किया। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इनेबलिंग एक्ट। सबसे पहले इसने एक ऑर्डर जारी किया कि भैया जितने भी नागरिक हैं इनके जो अधिकार है वो निलंबित किए जाते हैं। इसने खुद ही जो आग लगवा दी संसद में। फिर क्या किया इसने? 3 मार्च 1933 को एक इनेबलिंग एक्ट जो है पास कर दिया, एक विशेष अधिकार अधिनियम जो है पास कर दिया। अब इस नियम के अनुसार क्या था कि भैया हिटलर में को जो है जर्मनी में तानाशाही स्थापित करने के लिए जो है शक्ति मिल गई थी। मतलब अब यहां पर हिटलर जो है वो तानाशाही जो है यहां पर लागू करेगा। मतलब तानाशाह का मतलब क्या होता है कि भैया आपने सुना होगा इस शब्द जो है ना, बहुत बारी सुना होगा कि भैया तुम बड़े तानाशाह हो क्या, है बड़े तानाशाह हो तुम। मतलब जब एक इंसान की ही चलती है तो उसको हम बोलते हैं तानाशाही। तो यहां पर किसकी चल रही है? तो यहां पर जो हमारे जो हिटलर भाई साहब हैं इनकी चल रही है। अच्छा, अब हुआ क्या? जो नाजी पार्टी जो है इसको छोड़कर जो हर राजनीतिक पार्टी को, जो और ट्रेड यूनियन जो थे, इनको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। मतलब देश में, पूरे जर्मनी में सिर्फ एक ही पार्टी होगी, और वो पार्टी कौन सी होगी? नाजी पार्टी। और सारी जितनी पार्टी थी, जितने भी यूनियन बने हुए थे, ट्रेड यूनियन बने हुए थे, इन सबको जो है बैन कर दिया जाता है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब देखोगे पूरे जो समाज जो है ना, उसका इस पर जो है नियंत्रण करने के लिए आप देखोगे विशेष रूप से आप देखोगे निगरानी और सुरक्षा के दस्ते बनाए जाते हैं। अलग अलग जगह पर जो है पुलिस छोड़ दी जाती है ना, कि भैया जाओ तुम ये देखो, है ना, कोई जो लोग जो है नाजी पार्टी की बुराई तो नहीं कर रहे, और जो भी बुराई करता था उसको जो है उठाकर जो है सीधा जो है कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था, या फिर मार दिया जाता था। क्लियर हुआ? तो ये सारी जो चीजें हैं वो चल रही हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर क्या होता है? अब यहां पर एक नई वो आएगी। अब यहां पर होगा विस्तार की नीति, है ना, विस्तार की नीति होगी यहां पर। अब क्या होगा भाई यहां पर? अब यहां पर जो है हिटलर जो अपने आप को विस्तार करना चाहेगा। अब यहां पर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्यों जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब यहां पर हिटलर जो है वो अपना अपना जो क्षेत्र है उसको विस्तार करने की सोचेगा। इसका सपना था कि पूरे यूरोप पे कब्जा करना। इसका सपना था कि ये पूरे यूरोप पर जो है कब्जा करेगा, और अपने अपने एरिया को, अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाएगा। ये क्षेत्र को बढ़ाने का जो है इसका ये लॉजिक था कि भाई ये चाहता था कि जितना इसके पास क्षेत्र होगा उतने संसाधन इसके पास होंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हिटलर को क्या लगता था? हिटलर को लगता था कि अधिक से अधिक क्या होनी चाहिए? अधिक से अधिक संसाधनों को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको विस्तार करना पड़ेगा, है ना। तो इसको लगता था कि देखो जर्मनी जो है वो आर्थिक संकट में, बहुत ज्यादा जो है दिक्कत में है जर्मनी, है ना, पैसा है नहीं, कुछ भी है नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले उसके पास क्या होनी चाहिए? संसाधन होने चाहिए। और संसाधन के लिए इसको ऐसा लगता था कि जितने जितने हिस्से पर जो है कब्जा करेगा, जितने क्षेत्र पर जो है कब्जा करेगा, उतने ही इसके पास संसाधन होंगे। तो ये चाहता था कि अपनी विस्तार वाली नीति जो अपनाना चाहता था। विस्तार की नीति मतलब कि इसको जो है दूसरे जो क्षेत्र है उस पर भी कब्जा करना था। तो आप देखोगे 1939 के सितंबर में क्या हुआ? जर्मनी ने क्या कर दिया भाई? जर्मनी में, है ना, ये मतलब विस्तार की नीति की बात कर रहा हूं मैं। इसी आप देखोगे यहां पर जर्मनी ने जो है पोलैंड पर जो हमला कर दिया। जर्मनी ने क्या किया भाई? पोलैंड पर हमला कर दिया, है ना। तो पहला हमला किस पे हुआ था? सबसे पहले बेचारी पिटाई किसकी लगी? और पोलैंड को तो बहुत परेशान किया गया है। तो आप देखोगे सबसे पहली पिटाई किसकी लगी? तो यहां पर आप देखोगे पोलैंड में, जो पोलैंड की अगर हम बात करूं, सबसे पहली पिटाई पोलैंड की लगी। सबसे बगल में पोलैंड ही था। और इसके साथ ही आप देखोगे जर्मनी का फ्रांस और इंग्लैंड के साथ जो है युद्ध हो गया। अब हुआ क्या? अब क्योंकि पोलैंड जो था, पोलैंड के साथ कुछ ऐसा समझौता हुआ था फ्रांस का और इंग्लैंड का। पोलैंड जो था, है ना, इसका जो है समझौता हुआ था किसके साथ में? फ्रांस के साथ में और इंग्लैंड के साथ में, कि जब भी कोई युद्ध होगा तो आप हमारा साथ दोगे। अब देखा ना कि विश्व युद्ध होता कैसे है। अब सोच के देखो, पोलैंड पे हमला किया है अकेले, है ना। अब ये पोलैंड पे कब्जा कर लिया इसने। अब लेकिन पोलैंड का जो है यहां पर क्या है? एक एग्रीमेंट है, इन किसके बीच में समझौता है? किसके बीच में? फ्रांस के साथ में और इंग्लैंड के साथ में। तो अब क्या होगा? अब फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही युद्ध में कूद जाएंगे। तो अब क्या होगा? अब 3 देश आ गए।
समझ में आ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कैसे था कि यहाँ पर 3 देश हो गए हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे जर्मनी जो होगा वो जापान को मना लेगा, इटली को मना लेगा कि भाई तुम हमारे साइड से लड़ो। एक ट्राइपार्टाइट एक इनके बीच में क्या होगी, एग्रीमेंट होगा, ट्राइपार्टाइट 3 लोगों के बीच में एग्रीमेंट होगा, जर्मनी के बीच में, इटली के बीच में और जापान के बीच में। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर इनके साइड में 3 लोग हो गए। फिर आप देखोगे बाद में जो अमेरिका कूद जाएगा, अमेरिका भी आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा। फिर बाद में देखोगे जब ये जो जर्मनी होगा वो रशिया पे अटैक कर देगा। रशिया और जर्मनी के बीच में एक समझौता हुआ था कि देखो जब मैं लड़ाई करूंगा तो जर्मनी जो है रशिया पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या, हिटलर ने अपने वादे को तोड़ा और हिटलर ने जो है रूस पर अटैक कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती थी और रूस ने हराया भी बहुत अच्छे से, समझ रहे हो, यानी रेड आर्मी जो थी इनकी। तो यहां पर ये सीन हुआ। फिर आप देखोगे पूरे मित्र राष्ट्रों में यहां पर फ्रांस, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन की बात हो रही है, यहां पर रशिया भी आ जाएगा, यहां पर यूएसएसआर आ जाएगा यहां पर, और आप यहां पर अमेरिका भी आ जाएगा। 4 बड़े बड़े देश होंगे, वो क्या करेंगे, वो मिलकर जो है जर्मनी, इटली और जापान की पिटाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। अब देखो विस्तार की नीति की हम बात करें तो 1940 में क्या हुआ, 1939 में क्या इसने क्या किया, 1939 में इसने भैया पोलैंड पर अटैक कर दिया, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आगे मैं बात करूं तो 1940 में आप देखोगे जर्मनी, इटली और जापान के बीच में क्या होता है, एक समझौता होता है ना, जिसको हम बोलते हैं ट्राइपार्टाइट समझौता, या फिर हिंदी में आप बोल लो इसको त्रिपक्षीय समझौता। एक समझौता होता है और इस समझौते का के अनुसार होता क्या है भाई कि भैया हिटलर की जो है शक्तियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है पहुंच गई। समझ में आया, हुआ क्या, मतलब हुआ ये कि दुनिया ने हिटलर को जाना। अब तक क्या था, अब तक हिटलर जो था वो अपने ही देश में पॉपुलर था। अब यहां पर क्या हुआ, जब यहां पर एक त्रिपक्षीय समझौते में आ जाता है हिटलर, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देखोगे कि जो आप बोल सकते हो हिटलर की जो शक्ति जो होती है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाती है। समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। और हाँ एक बात याद रखना कि हिटलर ने एक काम और किया, जितने भी अंतरराष्ट्रीय जो ये संस्थाएं थी इन सब से अपने आप को अलग कर लिया कि भैया जब ये संस्थाएं हम पर क्या कर रही हैं, हम पर जो ये सारी संस्थाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं, बेसिकली ये जोर डाल रही हैं, है ना। तो जो भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनी हुई थी उन सबसे जो अपने आप को अलग कर लिया। जब अलग कर लिया तो वो अब जो है स्वतंत्र रूप से जो है निर्णय ले सकता है। तो ये सारी जो चीजें हो रही थी। आप देखो कि यूरोप में जो कई सारे जो लोग थे, कई भाग जो थे, इसमें नाजी जर्मनी को जो समर्थन देने वाली आप देखो कठपुतली सरकारों को जो है बहाल किया गया। तो ये सारी चीजें मतलब एक प्रॉपर तरीके से एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, है ना। यहाँ पर आप देखोगे कई सारी जो छोटी छोटी पार्टियां जो नाजी पार्टी को समर्थन देती थी वो पार्टी बना दी गई। जैसे एक पार्टी हो गई, उस पार्टी के अंदर छोटी छोटी पार्टियां बना दी, वो पार्टी नाजी पार्टी की पार्टी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग पार्टी है जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो कठपुतली जैसी जो पार्टियां हैं वो बनने लगी। और आप देखोगे इस तरह से 1940 के आगे तक जो है आप देखोगे हिटलर ने अपने चरम शिखर पर जो है पहुंच चुका था। आप सोच के देखो, मतलब इसकी जो विचारधारा, इसकी विचारधारा के बारे में बात करेंगे कि क्या सोचता था हिटलर, है ना, क्या खतरनाक स्तर की जो है इसकी विचारधारा थी। तो 1940 तक आते आते जो है आप देखोगे ये मतलब सबके हाथ से निकल चुका था, अगर मैं बात करूं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से त्रिपक्षीय गठबंधन हुआ था। इसमें देखो हिटलर बैठा हुआ है ना, जो इटली का राजा है वो बैठा हुआ है, यहाँ पर जापान के लोग भी बैठे हुए हैं, जापान के जो किंग है वो भी बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। पूर्वी यूरोप पर हमला अब क्या करेगा भाई ये, अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या है भाई, ये पूरा जर्मनी है। अब ये देखो ये ना इधर साइड है ना, इधर साइड हमला करेगा, पूर्वी यूरोप पर हमला करेगा, है ना। ये मतलब इसने जो है इधर हमला कर दिया, रशिया पे भी हमला कर देगा, आगे आगे जो है रशिया पर भी हमला कर देगा, पूर्वी यूरोप को मतलब रशिया पे हमला कर दिया इसने। अब क्या हुआ, अब हिटलर ने जो है पुराने लक्ष्य को जो हासिल करने चला, यानी पूर्वी यूरोप पर जो कब्जा। अब आप देखोगे 1941 में जो है जून में सोवियत यूनियन पर जो हमला करके जो हिटलर ने ऐतिहासिक भूल कर दी। ये सबसे बड़ा है। यहां पर ऐसा बोला जाता है बेटा कि अगर हिटलर सोवियत पर हमला ना करता, रूस पर हमला ना करता, मतलब पूर्वी यूरोप, मतलब ये इस वाले भाग की बात हो रही है, ये वाले भाग की, है ना, ये वाले भाग की बात हो रही है, ये वाले भाग की बात हो रही है। इसने क्या किया, इसने जो रूस पर हमला कर दिया। रूस भैया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इनकी सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि इनका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो इतना बड़ा है कि उसको फतह कर पाना बहुत मुश्किल है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले जो है जर्मनी और सोवियत के बीच में, यानी कि रूस जो है उसके बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था कि जब मैं हमला करूंगा तो तुम बीच में नहीं आओगे। रूस ने बोला ठीक है हम नहीं आएंगे, हमें क्या मतलब कि बस हम पे अटैक मत करना। रूस ने बोला हम पे अटैक ना करना, बाकी तुम कुछ करो, हमें मतलब नहीं है। तो एक समझौता हो गया था हिटलर के बीच में और रशिया के बीच में। लेकिन यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ ये हिटलर ने अपने वादे को ही तोड़ा और यूएसएसआर पे अटैक कर दिया, मतलब रशिया पे अटैक कर दिया। और ये क्या था भाई, ये जो है उसकी सबसे बड़ी गलती थी। किसकी गलती थी सबसे बड़ी, तो यहाँ पे हिटलर की जो है सबसे बड़ी गलती थी। और आप देखोगे जैसे ही ये अटैक करता है रशिया पे, तो रशिया हरा देता है, इसको आसानी से हरा देता है। और यहाँ पर जो हिटलर होता है बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। अगर ऐसा बोला जाता अगर ये रशिया पे अटैक ना करता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो जीत जाता। कौन जीत जाता, जर्मनी, ऐसा बोला जाता है। अब क्या हुआ भाई, अब यहां पर हिटलर के उस कदम में से जो है जर्मनी की पश्चिमी सीमा पर जो है ब्रिटिश हवाई वर्षकों को जो है खतरा उत्पन्न हो गया और पूर्वी सीमा पर जो है ताकतवर सोवियत सेना। अब यहां पर हुआ है कि हिटलर का यहां पर क्या हुआ, आप सुन के सोच के देखो कि पश्चिम साइड ये किससे लड़ रहा है, इंग्लैंड से लड़ रहा है, ब्रिटेन से लड़ रहा है। पूर्वी साइड जो है किससे लड़ रहा है, रशिया से लड़ रहा है।
तो इधर से ये मार रहा है इसको, इधर से ये मार रहा है, इधर इधर से क्या खड़ा हुआ है यहाँ पे, इधर आप देखोगे इनकी रेड आर्मी खड़ी हुई है, इधर जो है यहाँ पे कि जो हमारे जो ब्रिटेन के जो बड़े बड़े हवाई बमबार जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वर्षा कर रहे हैं बम्बों की। तो यहाँ पर दोनों तरफ से जो है यहाँ पर जर्मनी जो है फंस चुका है। क्लियर हो? तो यहाँ पर ये सारी जो समस्याएं वो आ रही हैं। अब बात करो, सोवियत सेना ने जो है जर्मनी को बुरी तरह से रौंद दिया और बर्लिन तक जो है पहुंच गई। समझ में आया? मतलब सोच के देखो कि जो रूसी सेना जो थी उसने बहुत अच्छी तरीके से पिटाई लगाई। प्रथम विश्व युद्ध में रूस हार गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में रूस ने अच्छी खासी, जो स्टालिन थे उस टाइम पर, स्टालिन जो थे उस टाइम पर वो लीडर थे पूरे रशिया के, स्टालिन की हमने बात की थी, याद करो। तो स्टालिन साहब ने क्या किया, अच्छी तरीके से जो है इनको रौंद दिया। कहां तक रौंद के ले गए? बर्लिन तक। बर्लिन कहां पर है? तो बर्लिन जो भाई जर्मनी में ही है। क्लियर हुआ? बर्लिन जो है कैपिटल भी थी उस टाइम पर। चलिए, तो इससे जो है पूर्वी यूरोप पर अगले 50 वर्षों तक जो है सोवियत का बोलबाला रहा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप देखोगे ना कि मतलब सोवियत की अच्छी खासी ताकत जो है वो बढ़ चुकी थी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अमेरिका की भूमिका। अब अमेरिका भी कूद गया था, अमेरिका बाद में आया, अमेरिका जो है बाद में आया। अब हुआ यह कि यहां पर जो जापान जो था, इसके दिमाग खराब हो गए। अब जापान ने एक गलती कर दी, गलती ये कर दी कि एक बहुत बड़ा पोर्ट था अमेरिका का, पर्ल हार्बर करके बात करते थे, इसको नाम था, इसका एक पोर्ट था जिसका नाम था पर्ल हार्बर। इस पर जो है जापान ने अटैक कर दिया था। अब जापान उस टाइम पर पता नहीं क्या था, उसको अलग ही उसकी शक्ति का घमंड था, क्योंकि 1905 में उसने रशिया को हराया था। तो जापान को अपनी शक्ति पर घमंड था, तो उसने थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया अमेरिका को, और अमेरिका उस टाइम पर परमाणु बम बना चुका था। समझ में आया? तो आप देखोगे कि जापान ने एक गलती कर दी, जापान ने पर्ल हार्बर पर जो हमला कर दिया, सबसे बड़ी गलती थी जापान की। और तभी क्या होता, तभी आप देखोगे कि यहां पर अमेरिका की एंट्री हो जाती है द्वितीय विश्व युद्ध में। अगर जापान नहीं करता ये सब तो अमेरिका नहीं आता, अमेरिका नहीं आता बीच में, तो जो हमारा जर्मनी जो था वो आसानी से हरा देता, किसको? आसानी से हरा देता फ्रांस को और ब्रिटेन को। ये सीन था, थोड़ा समझो यहां पर, कहानी समझो थोड़ा। तो हुआ है क्या, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, आर्थिक समस्याओं से सबक लेते हुए जो अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध से जो दूरी रहना चाहता था। समझ में आया? यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में आप देखोगे कि बहुत बड़ा एक आर्थिक संकट आ गया था अमेरिका पे। तो इनको लगा कि भैया हमें जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे का जो है पैसे वैसे खर्च होते हैं और इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी कमजोर होती है। लेकिन हुआ क्या भाई, लेकिन हुआ ये कि जापान में जो पूर्व में अपने पैर पसारने लगा और हिटलर को जो है समर्थन देने लगा। जापान ने क्या किया, जापान ने जो है बोला कि भैया हम जो है जर्मनी को समर्थन देंगे। क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने पर्ल हार्बर पर जो है स्थित अमेरिका अड्डे पर जो है बम गिराने लगे। क्लियर हुआ? तो इन्होंने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया और मजबूरी में आकर जो अमेरिका को कूदना पड़ा। किसमें भाई? द्वितीय विश्व युद्ध में। फिर क्या होता है, फिर आप देखोगे कि जापान की इतनी पिटाई लगाएगा कि भाई 2 परमाणु बम गिरा देगा, हिरोशिमा नागासाकी, जिससे जापान अभी तक नहीं उभर पाया ठीक से। समझ में आया? जो पर्ल हार्बर के बाद क्या हुआ था, जापान का रिएक्शन क्या आया था, अमेरिका का रिएक्शन क्या आया था? अमेरिका ने 2 बड़े बड़े परमाणु बम जो है हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा दिए, जिसमें आप देखोगे 5 से 6 लाख लोगों की जो है मौत हो जाती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, अमेरिका की भूमिका के बारे में बात करें तो आप देखो फिर बाद में जो है इन्होंने हिरोशिमा पर जो है एटम बम गिरा दिया, हिरोशिमा नागासाकी पे। और फिर आप देखोगे 1945 में, है ना, हिटलर की पराजय से क्या हुआ, हिटलर की पराजय के साथ जो है युद्ध खत्म हुआ। मतलब क्या हुआ, मतलब ये यहां पर बोला जा रहा है कि जब यहां पर परमाणु बम गिराए तो यहां पर जापान ने सरेंडर कर दिया कि भैया अब हम जो है सरेंडर कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर 1945 में बहुत सारी जो फोर्सें होती हैं वो जर्मनी में घुस जाती हैं और जर्मनी में हिटलर को मारने चलती हैं। हिटलर पहले से सुसाइड कर लेता है। जैसे ही हिटलर मरता है वैसे ही जर्मनी भी सरेंडर कर देती है, जापान भी सरेंडर कर देता है, और इसी के साथ आप देखोगे 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये कहानी थी हमारी, क्या ये हमारी कहानी थी द्वितीय विश्व युद्ध की। क्लियर हुआ? किस तरीके से यहां पर सिर्फ एक इंसान की वजह से जो है करोड़ों करोड़ों लोग जो है मारे गए। चलिए अब हम बात करें किसकी भाई, अब हम बात करेंगे नाजी, जो नाजी पार्टी जो थी या फिर जो नाजी जो लोग थे, इनका क्या नजरिया था दुनिया को देखने का, ये किस प्रकार से जो है पूरी दुनिया को देखा करते थे। थोड़ी सी इसके बारे में जो हम चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने पूरी दुनिया को देखा, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। चलिए सर बात कर लेते हैं। अब देखो, जो अगर मैं बात करूं नाजी विचारधारा के बारे में, तो यहां पर उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई सारे मनुष्य जो है ना, क्या है, नहीं है, एक समान नहीं है, सारे मनुष्य जो है वो एक समान नहीं है। तो भैया कैसे है भाई? तो यहां पर उन्होंने जो है मनुष्यों को अलग अलग नस्लों के आधार पर जो है ऊंचा नीचा कर दिया। इन्होंने बोला कि भैया जो नॉर्डिक आर्यंस जो होते हैं, जिनकी कंजी आंखें होती हैं, भूरे बाल होते हैं, ये जो लोग होते हैं ऐसे लोग, जो नस्ल के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, है ना। और ये चार्ल्स डार्विन साहब जो थे, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हो, हाँ, तो चार्ल्स डार्विन थे भाई बायोलॉजी में। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने प्रॉपर जो है इवोल्यूशन की थ्योरी जो है कि भैया इंसान जो थे पहले बंदर थे और बंदर से इंसान बन गए, तो पूरी थ्योरी को बोला था। और उन्होंने ये भी बोला था कि भाई जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, जो सबसे फिट है वही जो है बाद में, जो जिसकी नस्ल सबसे फिट है वही बाद में सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन इस चीज को तोड़ मरोड़ कर जो है इसने पेश किया और इसने बोला कि सारे मनुष्य जो है एक समान नहीं है ना। तो मनुष्यों को इसने क्या किया, मनुष्यों को इसने अलग अलग नस्लों के आधार पर जो मार दिया और अपने आप को जो है इसने सबसे ऊंचा बताया, अपने आप को, यानी कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो थे
नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो थे, इनको सबसे ऊंची और सबसे अच्छी नस्ल का जो है मनुष्य होता है। मतलब नाजियों को इसने क्या बोला, नाजियों को इसने बोला कि भैया हम क्या है, हम जो है सबसे ऊंची नस्ल के लोग हैं, सबसे ऊंची नस्ल के जो है वो हम लोग हैं। तो भैया यहां पर हुआ क्या, सोचो यहां पे हुआ ये कि इसने क्या किया, इसने सबको जो अलग अलग बांट दिया और बोला कि भैया हम जो है, यानी कि हम मतलब कौन, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ये एक नस्ल का नाम बताया इसने। और ये जो नस्ल के लोग होते हैं ये सबसे क्या होते हैं, सबसे शिखर पर हैं और सबसे ऊंचे हैं। और ऐसा सबसे नीचा किसको बताया, सबसे नीचे बताया ऐसे यहूदियों को, है ना। यहूदियों से बहुत ज्यादा किलसता था, बहुत सारे कारण थे। ऐसा बोला जाता है कि यहूदियों ने ही जीसस क्राइस्ट को मारा था, ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऐसा बोला जाता है कि एक यहूदी लड़की से प्यार हुआ था हिटलर को, और उस यहूदी लड़की ने हिटलर को धोखा दिया था। तो ये भी बहुत सारा जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि कारण बताए जाते हैं कि ये यहूदियों से बहुत चिढ़ता था। और इसने क्या बोला, इसने अपनी जो भी पूरी जो ये नस्ल भेदता बताई, उसने बोला कि भाई जो यहूदी जो लोग हैं इस नस्ल में सबसे नीचे आते हैं, सबसे नीचे आते हैं, सबसे कमजोर नस्ल के लोग हैं। और बाकी नस्लों का स्थान जो है इन दोनों के बीच में गई। मतलब सबसे ऊंचे कौन होंगे, सबसे ऊंचे होंगे नॉर्डिक जर्मन आर्यन, है ना। और फिर सबसे नीचे कौन होंगे, सबसे नीचे होंगे यहूदी। तो यहूदी तो जिंदा नहीं रहेंगे, यहूदी को मारो, क्योंकि ये सबसे नीचे नस्ल के लोग हैं और ये हमारे साथ नहीं रह सकते। तो इन ये छोटी छोटी नस्लों वाले जो लोग हैं इनको मारना शुरू करो। तो क्या यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि इनको जो है मारा जा रहा है। अब यहूदियों को जो है मारा जाएगा, बहुत बड़े लेवल पर जो है मारा जाएगा। अब हुआ देखो आपने यहाँ पर देखो, जैसे हम बायोलॉजी की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें, तो यहाँ पर आपने देखा होगा लेसन, है ना, लेसन में जो है आप देखो यहाँ पर डार्विन और स्पेंसर के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा होगा आपने जरूर। यहाँ पे दो वैज्ञानिकों के बारे में बात की जा रही है, एक तो डार्विन है, एक तो हमारे डार्विन साहब है, दूसरे जो है स्पेंसर साहब है ना। इन दोनों के बारे में बात किया होगा, है ना। अब हम बात करें डार्विन ने क्या किया था, डार्विन ने क्या बोला, डार्विन ने जीवों के विकास को समझाने के लिए जो है प्राकृतिक चुनाव का जो है सिद्धांत दिया था। स्पेंसर ने जो है उत्तर जीविका का जो है सिद्धांत दिया था। तो देखो इन दोनों के सिद्धांत जो थे वो कहीं ना कहीं ये कहते थे कि भाई देखो मनुष्यों को जो है जैसे चार्ल्स डार्विन की हम बात करें तो इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से एक थ्योरी दी थी कि भाई प्राकृतिक चुनाव क्या होता है कि भाई प्रकृति में वही सर्वाइव, प्राकृतिक चुनाव का मतलब क्या होता है, प्रकृति में वही सर्वाइव कर पाएगा जो क्या होगा, जो सबसे ज्यादा फिट होगा। वही चुनाव जो है जीत पाएगा जो सबसे ज्यादा फिट होगा। चुनाव मतलब प्रकृति जो चुनाव करेगी कि भाई कौन सर्वाइव करेगा, कि जो सबसे ज्यादा फिट होगा, तंदुरुस्त होगा, वही नस्ल जो है सर्वाइव कर पाएगी। क्योंकि आप देखोगे जितनी बहुत सारी मनुष्यों की भी बहुत सारी नस्लें हुआ करती थी, उसमें सिर्फ जो होमोसेपियंस थे वही बच पाए सिर्फ, है ना। बाकी की नस्ल तो चली गई, विलुप्त हो गई। तो उनका कहने का मतलब ये था। अब इसने इस चीज को जो है अलग ही मतलब निकाल लिया, समझ में आया। तो ये सारी चीज हो गई। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार जो है प्रकृति किसी भी जीव के जो है सबसे अच्छे गुणों का चुनाव करती है और अगली पीढ़ी को जो है मिलती है, समझ में। इन दोनों के अनुसार यही था और इन्होंने उत्तर जीविका का सिद्धांत दिया था। तो ये सारे जो सिद्धांत है भाई किसके द्वारा दिए गए थे, ये हमारे डार्विन और स्पेंसर के द्वारा दिए गए थे। और इन दोनों के अनुसार यही था कि भैया प्रकृति जो है सबसे अच्छे गुणों वाले जो जीव होते हैं उनका ही चुनाव करती है। और इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि सबसे अच्छे गुण वाले जीव कौन होते हैं, तो नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो है, जिनकी भूरी आंखें होती हैं और कंजे भूरे बाल होते हैं, कंजी आंखें होती हैं, तो ऐसे जो लोग होंगे वही होंगे। और कुछ जीव जो है सबसे अधिक फिट होता है वही जो है बदलती परिस्थितियों में जो है जीवित बच पाता है। तो यही इन्होंने बोला। क्लियर हो। तो ये हमारे कौन है, ये हमारे स्पेंसर साहब हैं और ये हमारे जो है चार्ल्स डार्विन साहब हैं। आगे बात कर लेते हैं। अब बात करें हिटलर के सिद्धांतों की, अगर मैं व्याख्या करूं तो अपनी जरूरत के हिसाब से अब आप देखोगे ना, हिटलर ने इन सिद्धांतों को जो है अपने जरूरत के हिसाब से बदल लिया। मतलब इन्होंने किसी दूसरे रूप में वो थ्योरी दी जो आज भी है अप्लाई होती है, लेकिन हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने इसको जो है अपने पक्ष में बदल लिया। जैसे होता है ना कि कोई तुमसे कुछ पूछे तो तुम प्रॉपर वैज्ञानिक तर्क दे रहे हो तो तुम पे लोग भरोसा कर लेंगे। तो यही इसने किया। इसने क्या किया, इसने इन दोनों की व्याख्याओं को जो है किसी गलत तरीके से देख लिया, गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर जो है उसको आम लोगों के सामने जो है पेश किया। तो यहां पर लोग जो है प्रभावित हो गए, है ना। लेकिन हिटलर जो है शायद यह भूल गया था कि डार्विन या स्पेंसर ने कभी भी मानव हस्तक्षेप की जो है बात नहीं की। अब भैया उन्होंने थोड़ा ना बोला था कि भैया कि तुम्हें जो है अगर ये कोई सबसे ज्यादा सबसे मजबूत नस्ल जो है जिंदा रहेगी तो तुम्हें बाकियों को मार देना चाहिए, ये थोड़ा ना बोला था इन दोनों ने। इसने क्या किया, इसने बोला कि ये जो कमजोर नस्लें हैं उनको जो है क्या करो, इनको जो है मारना शुरू कर दो। अब भैया इसने भी अपने हिसाब से बोल दिया। भाई कौन बोलता है कि यहूदी जो होते हैं कमजोर होते हैं, सोच के देखो। इसने तो खुद ही बना लिया था ना, क्योंकि यहूदियों से चिढ़ता था ये। अब उस टाइम पर बहुत सारे कारण है यहूदियों से चिढ़ने के, बहुत सारे कारण है। उस टाइम पर यहूदी बहुत अमीर हुआ करते थे। आज के टाइम पर भी दुनिया की सबसे जो अमीर जो धर्म है ना यहूदी बेसिकली एक धर्म का नाम है। जैसे इस्लाम हो गया, हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद क्या बोलते हैं, ये हमारे सिख हो गए, हमारे है ना, पारसी हो गए हमारे। तो ये सारे क्या अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो यहूदी भी एक धर्म है। तो इन धर्म के लोगों से चिढ़ता था बहुत ज्यादा। और उसने क्या किया, इसने बोल दिया कि भाई ये जो लोग हैं सबसे ज्यादा क्या है, नीचे आते हैं। हिटलर को लगता था कि जो नस्लें जो है समाज में रहने के लिए फिट नहीं है तो उन्हें जो है जीने का कोई अधिकार नहीं है। सोचिए, अब यही हमारे जो डार्विन साहब थे और ये जो हमारे स्पेंसर साहब हैं, इन्होंने ये थोड़ा ना बोला था कि सबको मार दोगे तुम। इन्होंने बोला सारे जो लोग हैं वो सोच के देखो, ये दोनों जिंदा होते क्या कहते हैं, अरे तौबा तौबा तौबा, क्या कर दिया भाई। ये दोनों जिंदा होते उस टाइम पर क्या बोलते, यही बोलते हैं भाई ये मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहां पर वही हुआ,
उसे यह भी लगता था कि सबसे शुद्ध नस्ल के कारण जो है केवल नॉर्डिक जर्मन आर्यन को जो है जीने का अधिकार है। तो इसने क्या बोला, इसने सिंपल, ये भारतीयों को भी नीचे नजर से देखता था, ये भारतीयों को भी नीची नजरों से देखा करता था। तो इसके अनुसार क्या था, इसके अनुसार था कि भैया सिर्फ जो है जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है इनको ही जीने का हक है, बाकी जितनी भी नीचे नस्लें हैं इनको जो है क्या कर दिया है, इनको जो है खत्म कर दिया जाए। अच्छा, अब क्या हुआ, नस्लवादी सरकार की स्थापना। अब यहां पर आप देखोगे ना, एक नस्लवादी सरकार की स्थापना की जाती है जिसको हम नाजी पार्टी बोल देते हैं, सिंपल सी बात है। तो अब देखो, नाजियों ने शुद्ध नस्ल के जो है जर्मन समुदाय को जो है बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना शुरू किया। अब इसका मेन काम क्या था, देखो द्वितीय विश्व युद्ध अलग चल रहा है और इनकी जो विचारधारा वो अलग चल रही है ना, और इसके आड़ में, द्वितीय विश्व युद्ध के आड़ में जो है करोड़ों करोड़ों लोगों को ही मार देगा। अब आप देखोगे, इसने जो अपने विस्तृत जर्मन साम्राज्य में उन्होंने जो है उन लोगों को जो है खत्म करना शुरू कर दिया जो अवांछित थे, यानी कि जो क्या नहीं थे, जो उस नस्ल का भाग नहीं है, उनको जो है सबको मारना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जर्मनी में जितने भी ज्यूज रह रहे थे, जितने भी यहूदी रह रहे थे, उनको इसने उठा उठा के मारा। पोलैंड में जितने भी यहूदी थे उनको उठा के पकड़ पकड़ के मार के, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता था, उनको जहरीली गैस से जो है मारा जाया करता था। क्लियर हुआ? तो यहां पर उसी चीज की जो बात की जा रही है। आप देखो यहां पर तो इसने क्या किया, इसने जो है सिर्फ जो है स्वस्थ नॉर्डिक आर्यन को ही जो है इकलौती नस्ल मानी। हुआ क्या, जिससे जो है सारी खूबियां थी। अब हुआ यहां पर यह कि कई अवांछित लोग जो है, जैसे इनको बात करें, जैसे यूथेनेशिया है ना, द्वारा जो है दया मित्र है ना, तो उसने क्या हुआ, ये क्या करता था बेसिकली, ये ना सीधे किसी मौत को यानी कि मार दिया ऐसे शब्दों को इस्तेमाल नहीं करता था, हत्या कर दी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था। जो कुछ अवांछित लोग थे, है ना, जैसे कुछ अवांछित लोग का मतलब जो काफी जो अपंग है, जो शरीर से थोड़े से दुबले पतले हैं, या फिर आप बोल सकते हो शरीर से ठीक नहीं है, उनको भी इसने मारना शुरू कर दिया। उसको किसका नाम दिया, उसने इसका नाम दिया यूथेनेशिया का, मतलब ये दया मृत्यु, मतलब ये अपने इच्छा से मरे हैं, इच्छा मृत्यु के नाम से जो है इन्होंने मार दिया। मतलब तो कई सारे लोगों को कैसे मार दिया इसने, कई सारे लोगों को मार दिया कि भैया ये जो अपनी मर्जी से मरना चाहते थे, ये अपनी मर्जी से मरना चाहते थे, तो इनको मार दिया हमने। ठीक है, इनमें से जो है मानसिक और शारीरिक रूप से जो है विकलांग व्यक्ति शामिल थे, मतलब शारीरिक और मानसिक जो रूप से विकलांग है। सोच के देखो, ऐसे लोग जो है बेचारे अपनी मर्जी से थोड़ा विकलांग है, वो तो है, वो तो प्रकृति का हाथ है उसमें। तो ऐसे लोगों को इसने मार दिया, और क्या नाम दिया कि भैया ये इनकी इच्छा मृत्यु थी, इनकी इच्छा से जो है इनको मृत्यु दी गई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशानी में थे। सिंपल सी बात है। यहूदियों की अगर मैं बात करूं, तो यहूदी की बात करूं मैं, रूसी लोगों की बात करूं, पॉलिश लोगों की बात करूं, इनके साथ में क्या की गई है, इनके साथ में जो आप देखोगे बर्बरता की गई है। इनके साथ में क्या की गई है, इनके साथ में जो आप देखोगे बर्बरता की गई है, बहुत बुरा व्यवहार जो है इनके साथ में किया गया है। आप देखोगे जब जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, तो वहां के नागरिक को जो है गुलाम की तरह काम करवाने लगे। मतलब यहां पर सबसे नीचे किसको रखा, सबसे नीचे रखा यहूदी लोगों को। यहूदी को तो सीधा मारना शुरू किया, लेकिन जहां जहां इन्होंने कब्जा किया, जैसे कुछ रूस के इलाके में कब्जा कर लिया था, पोलैंड के इलाके में कब्जा कर लिया था, है ना, तो यहां पर कुछ हिस्सों में क्या किया इन लोगों ने, कुछ हिस्सों में वहां के जो नागरिक थे उनको भी गुलाम बना लिया और अपने अपने काम करवाते थे। उनमें से कई सारे लोगों को तो मार दिया। और आप देखोगे उसमें से अधिकतर जो लोग अधिक परिश्रम भुखमरी के कारण मर जाते थे। सोच के देखो, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनसे काम भी करवाया जा रहा है, तो उसमें अधिकतर लोग जो है वो भूखे मर जाया करते थे। और भूख की जो मौत होती है बेटा, वो बहुत ज्यादा जो है दर्दनाक मौत होती है। भूख की जो मौत होती है बेटा जी, वो बहुत दर्दनाक मौत जो है होती है। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फटाफट से देखो, यहूदियों की स्थिति देखते हैं। अब देखो यहूदियों की स्थिति क्यों खराब थी, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई यहूदियों से जो है इसलिए घृणा करते थे, कई बार ऐसा बोला जाता है यहूदियों ने ही ईसा मसीह को मारा है। तो ये काम हो गए, ये हो गए, है ना। दूसरी बात क्या है कि जो ये यहाँ पर जो यहूदी लोग थे ना, ये बहुत बड़े बड़े जमीनों के स्वामी थे, है ना, भूस्वामी थे, है ना, और ये ब्याज व्याज पे पैसा दिया करते थे, पैसे वैसे कमाया करते थे। तो सबसे पहले तो हिटलर ने इनकी इमेज को बिगाड़ा कि भाई इनकी इमेज को बिगाड़ते हैं हम, मतलब जो आम लोग हैं उनके अंदर जो है डाल दो कि यहूदी बहुत बेकार है, यहूदी हमारे दुश्मन है, यहूदी हमें लूटना चाहते हैं, यहूदी एक बहुत ही नीची नस्ल है। ऐसा उसने पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया, अपने विचारों को फैलाया लोगों के अंदर, कि लोग सच में नफरत करने लगे यहूदियों से। आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, सर एक बात बताओ, इतने बड़े स्तर पर ये पूरा ये जो नरसंहार चल रहा था, तो किसी ने कुछ बोला नहीं क्या? अरे बेटा, वहां पर इसने क्या किया था, इसने लोगों के दिमाग को ही चेंज कर दिया था। लोग जो है गुणगान गा रहे थे, है ना, तो लोग यहां पर हिटलर का नाम ही ले रहे थे। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? तो लोग जो है हिटलर को गलत नजरिए से देखते ही नहीं थे, वो कहते थे भाई इसने जो बोल दिया सही है। तो लोग भी यहूदियों से नफरत कर रहे थे उस टाइम पर, तो इसलिए किसी ने कुछ नहीं बोला, है ना। और एक प्रॉपर तरीके से आप देखोगे, इसने बहुत सारी मूवीज, फिल्में वगैरह बनवाई यहूदियों की, कि उसमें दिखाया गया कि यहूदी जो है किस तरीके से गंदे लोग होते हैं, किस तरीके से दूसरों को लूटने के सोचते हैं हमेशा। तो एक प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, और इसमें जो है यहूदियों को बहुत बेकार दिखाया गया, है ना। जैसे सूद पर पैसे लगाना ही इनकी आजीविका का साधन है, मतलब एक ब्याज पर जो है पैसे उठाते हैं। यहूदियों को जो है अक्सर उनकी जो है जमीनों से खदेड़ दिया जाता था, और उन पर जो है जुल्म किए जाते थे। तो हुआ क्या भाई, अब हुआ है कि जब हिटलर आया, तो हिटलर ने बोला कि देखो इन सबको जो है निकालो, इन सबको उठा उठा के जो है निकालो, और अब इनको जो है सजा देनी शुरू करेंगे, इनको जो है सजा देंगे, मतलब इनको जो है मारेंगे हम, है ना, एक एक चुन चुन कर मारेंगे। इसने वही करना शुरू कर दिया।
अब यहाँ पे जो नाजी जो थे वो यहूदियों को विनाश चाहते थे। आप देखोगे 1933 से 38 के दौरान जो है आतंक की तरह तरह के हथकंडे अपनाकर जो है यहूदियों को देश छोड़ने के लिए जो है मजबूर किया गया। पहले तो बहुत सारे जो अमीर यहूदी थे, है ना, जो जिनके पास पैसा वैसा हुआ करता था, तो उनका क्या हुआ, उनका सीन क्या हुआ, उनके साथ आप देखोगे कि उनको या तो आधे लोग देश छोड़ के चले गए। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा आपने, आइंस्टाइन इक्वल्स टू MC स्क्वायर, वो भी एक यहूदी थे और वो भी जर्मनी में रहते थे। अब उनको तो किसी तरह से वो जान बचाकर अमेरिका चले गए थे, लेकिन अगर वो नहीं जाते तो वो भी किसी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मार दिए जाते। सोच के देखो, इतने बड़े साइंटिस्ट। तो आप देखोगे इसमें बहुत सारे जो लोग थे, करोड़ों करोड़ों लोगों में से बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वो भी मारे गए। 1939 से लेकर 45 के दौरान क्या हुआ, कुछ खास इलाकों की हम बात करें, है ना, इन खास इलाकों को जैसे घैटोस बोला जाता था, घैटोस, है ना, घैटोस, है ना, घैटोस की हम बात करें, कैसे इलाके होते थे, ऐसे इलाकों में जो है इन सबको जो है गैस चैम्बर, ऐसे घैटोस एक करके इलाका था यहाँ पर, घैटो करके, घैटो, है ना, जर्मनी में था। यहाँ पर सारे यहूदियों को ले जाकर जो है गैस चैम्बर में ले जाके मार दिया जाया करता था। क्लियर हुआ? चलिए अब देखो नस्ली कल्पना लोग। अच्छा, यहां पर जो हिटलर का एक नस्ली कल्पना लोग जो था, जो एक स्वप्नदर्शी दुनिया थी। अब देखो नस्ल जैसी कोई चीज नहीं होती, है ना, जो मजबूत नस्ल, कमजोर नस्ल, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। इसने क्या बना लिया था, इसने अपने एक कल्पना लोग, यानी कि एक अपने इसने क्या स्वप्नदर्शी दुनिया बना ली थी, जो सच में नहीं होती, उसकी यहां पर जो है बात की जा रही है। तो देखो पोलैंड पर कब्जा करने के बाद जो है जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने उसका विभाजन कर दिया और उत्तर पश्चिम के अधिकतर इलाकों को जो है जर्मनी में शामिल कर लिया, है ना। तो सबसे पहले उसने पोलैंड पर कब्जा किया, पोलैंड को उसने पूरा बांट दिया, उत्तरी पश्चिम के अधिकतर जो इलाके थे वो जर्मनी के अंडर में आ गए, शामिल हो गए। चलिए फिर क्या हुआ, पॉलिश जो लोग थे, पॉलिश लोगों को जो अपने मकान और संपत्ति छोड़कर भागना पड़ा। बेचारे क्या करते वो, अब सोच के देखो, उनकी वो जहां पर रह रहे हैं, अब किसी को घर छोड़ना क्या होता है वो उससे पूछो जाके, कि तुम जहां पर सदियों से रह रहे हो, तुम्हारा परिवार सदियों से रह रहा है, वहां से अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें कैसा लगेगा, सोच के देखो। मतलब वहां से तुम्हें निकाला जा रहा है, तुम्हें मजबूरी छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो कैसा लगेगा, सोच के देखो। कितने अच्छे देश में आप रह रहे हैं, भारत जैसे कितने प्यारे देश में जो आप रह रहे हैं। क्लियर हुआ? अब जो है उन मकानों को जो है विस्तृत जर्मनी के इलाकों में जो है जर्मन मूल के लोगों को जो है बसाया गया। अब हुआ क्या, अब ये जो पोलिश जो लोग हैं वो अपने घर छोड़ छोड़ कर भाग गए हैं। अब जब घर छोड़ छोड़ कर भाग गए हैं तो उसमें अब किसको बसाया जाएगा, तो भाई जो यहां पर हिटलर बोल रहा है ना कि जो जर्मनी के नागरिक हैं, जो स्पेशली कौन है, नॉर्डिक आर्यंस जो है, ऐसे लोगों को जो यहां पर बसाया जाएगा, ऐसे लोगों को जो यहां पर बसाया जाएगा। अच्छा, अब हम एक नए टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम युवाओं की स्थिति क्या थी। अब देखो हिटलर जो था ना, उसको युवाओं में बड़ा इंटरेस्ट था। क्यों इंटरेस्ट था सर, कि देखो युवा जो होता है क्या होता है, जैसे एक कच्ची मिट्टी होती है, जब जब घड़ा मटका वगैरह कुछ बन रहा होता है, बर्तन बन रहे होते हैं, तो जब वो कच्चा, जब स्टार्टिंग में क्या होता है, कच्चा जो मटका होता है उसको तुम कैसी भी शेप दे सकते हो, उसकी कैसी भी तुम जो है उसकी आकृति बना सकते हो। क्यों? क्योंकि वो गीली मिट्टी होती है, गीली मिट्टी की आकृति जो है कैसी भी बन जाती है, लेकिन पक्का होने के बाद नहीं बदल सकते तुम। तो उसका मानना यही था कि भैया छोटे बच्चे हैं, इनको जैसा ढालोगे वैसा बन जाएंगे। तो इनको क्या करते हैं, इनको हम अपनी विचारधारा के बारे में बताते हैं, इनको हम जो है नाजीवाद के बारे में बताते हैं। तो यहां पर हिटलर जो था, इसको युवाओं में बड़ी दिलचस्पी थी, बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। तो युवाओं के लिए थोड़ी सी देख लेते हैं, युवाओं में क्या इसका वो था, है ना, पॉपुलैरिटी थी, कितना मशहूर था ये। हिटलर का मानना क्या था भाई, बचपन में जो है क्या करो, बचपन में इनको जो नाजी विचारधारा के बारे में पढ़ाने लगो, है ना, फिर इनको जो बदला नहीं जा सकेगा। बचपन में ही सब कुछ पढ़ा दोगे, दिमाग में भर दोगे, तो वो क्या होगा, फिर आगे आगे चल के वही क्या बनेंगे, वही हमारे शक्तिशाली नाजी समाज का जो हिस्सा बनेंगे। तो इनको बचपन से ट्रेंड करना शुरू करो। 10-10, 12-12 साल के बच्चे, 14-14 साल के बच्चे जो है इनका हिस्सा थे, इनकी आर्मी का हिस्सा थे, है ना। इससे पहले क्या था, हर स्कूल को जो है साफ और पवित्र किया गया। साफ और पवित्र का मतलब क्या हुआ, साफ और पवित्र का मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसे स्कूल जहां पर कोई जीव पढ़ा रहा है या फिर यहां पर कोई दूसरा इंसान पढ़ा रहा है ना, उन सब, और कोई भी ऐसा इंसान जो कुछ और पढ़ा रहा है, नाजी विचारधारा के अलावा कुछ और पढ़ा रहा है, तो ऐसे स्कूलों में से आप देखोगे बच्चों को भी निकाल दिया गया और टीचर्स को भी निकाल दिया गया। जो ऐसे बच्चे थे जो कि यहूदी थे, उन सारे बच्चों को निकाल दिया गया स्कूलों से, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो इन चीजों के खिलाफ थे, तो ऐसे टीचर्स को भी निकाल दिया गया स्कूलों से, है ना। और यहां पर साफ और पवित्र का यही मतलब है। चलिए, और हम बात करें शिक्षक की, है ना। शिक्षक यहूदी थे, यहां फिर राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय लगते थे, उन्हें हटा दिया गया। मतलब जो भी ऐसे यहूदी, है ना, जो शिक्षक यहूदी, पहली बात तो कोई टीचर है अगर वो यहूदी है उसको निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात कि जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय थे, मतलब जो हिटलर का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको भी जो है, उन शिक्षकों को भी निकाल दिया गया, उन सारे टीचर्स को निकाल दिया गया। जैसे हम बात करें आवंचित बच्चे जो है, यानी कि जो अपंग है बेचारे, है ना, जैसे शारीरिक रूप से जो है जो अपंग है, स्पेशली मैं यहूदियों की बात करूं और विकलांगों की बात करूं, इनको भी, जैसे जिप्सी की हम बात करें, जिप्सी भी क्या है, जिप्सी भी एक तरह की नस्ल होती है, नस्ल के लोग होते हैं जिप्सी। क्लियर हुआ? तो इनकी अगर हम बात करूं, इनको भी जो है स्कूलों से हटा दिया गया। 1940 में हुआ क्या, 1940 में इन सबको जो है आप देखोगे गैस चैम्बर्स में ले जाकर मार दिया गया। मतलब होता क्या था, इनको स्कूलों से ले जाया जाता था भर भर के, जिसमें जिप्सी भी हुआ करते थे, जिसमें यहूदी भी हुआ करते थे, इन सबको जो है गैस चैम्बर में जो है डाल दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये सारी जो चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी।
अच्छा, अब देखोगे स्कूल में जो किताबें हुआ करती थी उसमें नए नए तरीके लिखे गए, है ना, उसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया कि भाई ये नस्ल नाम की भी कोई चीज होती है, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, ताकि यहाँ पर अच्छे जर्मन बच्चों को जो है एक नई विचारधारा का पाठ पढ़ाया जा सके। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर जो भी आपका पाठ्यक्रम, जो भी बच्चों का पाठ्यक्रम हुआ करता था उसमें नस्ली विज्ञान को जो है शामिल किया गया। सोच के देखो, मतलब जो यहाँ पर हिटलर ने नस्ली विज्ञान को यहाँ पर बताया था ना कि भैया सब जो है हमारे सबसे ऊपर जो नॉर्डिक जो जर्मन्स हैं वो सबसे ऊंचे नस्ल के, तो ऐसे चीजों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, सिलेबस में शामिल किया गया ताकि जो है बच्चों को स्टार्टिंग से ही, छोटे उम्र से ही दिमाग में बस जाए ये सारी चीजें। क्लियर हुआ ना? तो ये सारी जो चीजें हैं वो उनके दिमाग में बसने लगी, ताकि क्या हुआ, ताकि नास्तियों को जो है नस्ली विचारधारा को जो है सही साबित किया जा सके। सिंपल सी बात है, यहां पर सिंपल सा वो क्या कर रहे थे, अपने प्रोपेगेंडा को जो है लोग फैला रहे थे। अच्छा बच्चों, और क्या सिखाया जा रहा था कि भाई वे वफादार और अज्ञानिकारी ना बने, यहूदियों से घृणा करें, मतलब यहूदियों से उन बच्चों को दूर रहना है। बचपन से सिखा दिया कि तुम्हें जो है यहूदियों से दूर रहना है, और हिटलर की क्या करनी है, हिटलर की जो है पूजा करनी है। बच्चों को क्या बनाया गया, बच्चों को जो है दिमागी रूप से मजबूत बनाने के लिए यहां पर बॉक्सिंग को बढ़ावा दिया गया। बॉक्सिंग जैसे जो गेम होते हैं, जो आक्रामक खेल जो होते हैं, ऐसे खेलों को जो है बढ़ावा दिया गया, ताकि जो बच्चे जो है शारीरिक प्लस मानसिक रूप से जो है यहां पर ताकतवर बन सके, है ना, मजबूत बन सके। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, आगे हम बढ़े। आगे देखो यहाँ पे अब यहाँ पे जर्मनी के युवाओं को जो है राष्ट्रीय समाजवाद का जो है पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी जो है पार्टी के युवक संगठनों को दी गई, है ना। तो यहाँ पे जो पार्टी के जो युवक हैं, है ना, उनको जो है आप देखो ये पूरा जो पाठ है पढ़ाने के लिए, सबको सिखाने के लिए पार्टी के अलग अलग लोग हुआ करते थे, है ना, जो भी नाजी पार्टी है इनके अलग अलग लोग हुआ करते थे। इनके जो है अलग अलग इन्होंने क्या बनाने शुरू कर दिए, अब इन अलग अलग युवकों को जिम्मेदारी दी गई कि तुम जो है क्या करोगे, तुम इनको सिखाओगे। फिर आप देखोगे अलग अलग जो है युवाओं के संगठन बनने शुरू होंगे। जैसे कि हम बात करें 10 वर्ष के लड़के जो होते थे उनको जो है यंग फोक में दाखिल कर दिया जाता था, मतलब 10 वर्ष के जो लोग हैं उनको क्या बोला जाता था, उनको यंग फोक बोला जाता था। भाई ये बहुत ही जवान लड़के हैं। जैसे 14 साल की मैं बात करूं, 14 साल की आयु के हर लड़के को जो है कहां पर, नाजी युवक, है ना, जिसको हम बोलते थे हिटलर यूथ, इसमें डाल दिया जाता था। तो 10 साल के जो बच्चे हैं उनको जो है यंग फोक की हम बात करें, इसमें शामिल किया जाता था। 14 साल तक की वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, 14 से 18 साल तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको जो है हिटलर यूथ में जो है शामिल किया जाता था। फिर आप देखोगे उसके बाद जो है उनको 18 साल, जैसे ही वो 18 साल क्रॉस करते थे, फिर उनको जो है उनको जो है हिटलर जो आर्मी जो होते हैं इनकी जो आर्मी थी, जर्मनी आर्मी जो थी, उसमें जो है शामिल कर लिया जाता था। मतलब छोटे से ही इनकी जो है ट्रेनिंग होनी शुरू हो जाया करती थी। और होता यह था कि भाई ऐसा अक्सर जो 18 वर्ष की आयु में ही होता था। क्लियर हुआ? तो आप देखोगे यहाँ पर पहले इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, इनको अलग अलग ग्रुपों में जो है शामिल किया जाता है। 10 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं वो आएंगे किसमें, यंग फोक में। 14 वर्ष से 18 वर्ष के ऊपर के जो बीच के जो लोग हैं वो आएंगे किसमें, भाई हिटलर यूथ में। इनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, लंबे समय तक जो है कठिन परिश्रम करवाया जाएगा, मजबूत बनाया जाएगा, और जैसे ही 18 क्रॉस करेंगे तो इनको जो है आर्मी में शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा, अब यहां पर बात हो रही है मातृत्व की नाजी सोच, मतलब नाजी जो थे इनकी इनकी जो है मां को लेके, मदर जो है मां को लेके क्या सोचती। अब यहाँ पे आप देखोगे कि भाई जो हिटलर है ना वो माओ को बहुत ज्यादा क्या बोलता था, मां को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता था। उनको बोला क्यों, देखो यहाँ पे हर माँ की बात नहीं कर रहा मैं, जो नॉर्डिक आर्यन माँ है उनकी। क्यों? क्योंकि भैया बच्चे पैदा कौन करेगा, बच्चे पैदा करने में सबसे बड़ा योगदान किसका होगा, माँ का होगा, माँ करेगी। तो एक हेल्दी माँ जो है, एक अच्छी माँ जो है वो अच्छे बच्चों को पैदा करेगी। तो ऐसा कुछ उसका मानना था। ये प्रोत्साहित क्या करता था कि औरतें जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चे जो है पैदा करें, है ना, जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उस हिसाब से उनको इनाम भी दिए जाएंगे। क्लियर हुआ? और यहाँ पे ऐसा भी हुआ करता था कि देखो क्या होता था, यहाँ पे बताया जाता था कि जितने भी लड़कियां हैं वो किनसे दूर रहेंगी, यहूदियों से दूर रहेंगी। जो नॉन नॉर्डिक आर्यन है, मतलब जो नॉर्डिक आर्यन नहीं है, ऐसे लोगों को दूर रहना है। अगर इनको ऐसा पता लगता था कि भाई किसी भी लड़की का जो है अफेयर चल रहा है, किसी भी लड़की का अफेयर किसके साथ चल रहा है, कुछ चक्कर चल रहा है किसी ऐसे लड़के के साथ जो यहूदी है या फिर कोई दूसरे नस्ल का है, तो ऐसी लड़कियों को जो है बहुत ही ज्यादा क्या किया जाता था, बहुत ज्यादा उनकी इंसल्ट की जाती थी। कई बार उनको मार भी दिया जाता था, और कई बार उनके मुंह पर काली पोत कर जो है ना, उनके यहाँ पर एक पैम्पलेट लटकाई जाती थी कि तुमने जो है अपनी नस्ल का नाम खराब किया। तो ये स्थिति थी वहां पर कि भैया अगर तुम जो है इनकी बात मान रहे हो तो तुम बहुत बढ़िया हो, है ना, और बात नहीं मान रहे तो आप बहुत बेकार हो। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती थी। कोई अगर कोई मदर जो है, कोई औरत जो है वो जो अपंग बच्चों को पैदा कर रही है, अवांछित बच्चों को पैदा कर रही है, तो उसको भी सजा दी जाती थी, है ना। तो मतलब औरतों को बोला गया था कि तुम जो है मजबूत एक वांछित नस्ल के जो बच्चे हैं वो पैदा करोगे, मजबूत नस्ल के बच्चे पैदा करोगे, और उनको अस्पतालों में सुविधाएं भी दी जाती थी। आप देखोगे कि जैसे बच्चे पैदा करने पर यहाँ पर जो अलग अलग तरीके के मेडल दिए जाते थे, और इनको कई सारे जो है यहाँ पर छूट भी दी जाती थी कि भाई तुम अगर इतने सारे तुम्हारे 8 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। तो इस तरीके की जो यहाँ पर बातें बोली जाती थी। देखो 4 बच्चे पैदा होने पर क्या मिलेगा, कांस मिलेगा, है ना। 6 बच्चे पैदा होने पर आप देखो यहाँ पर चांदी मिलेगी, और 8 से अधिक बच्चा जो पैदा करेगा उसको जो है गोल्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा जो है यहाँ पर कॉम्पिटिशन रखा हुआ था इन्होंने। क्लियर हुआ? तो और इनको जो है सार्वजनिक जगहों पर जो है बहुत सारे फायदे मिला करते थे, जैसे डिस्काउंट मिलेगा, कोई मूवी वगैरह देखने जाओगे तो डिस्काउंट मिलेगा, ग्रोसरीज वगैरह जो होती हैं, जो साजो सामान जो होते हैं उन पर थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारी जो चीजें यहाँ पर हुआ करती थी। क्लियर हुआ? चलिए तो भाई देख लेते हैं भाई, चैप्टर खत्म ही हो गया, ऑलमोस्ट चैप्टर जो है खत्म ही हो गया है। हाँ
चैप्टर जो है खत्म हो गया, बस क्लियर हुआ। चलिए तो देखो अब जैसे हम बात करें हाँ, तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी आपको, क्लियर हुआ। चलिए तो प्रचार की कला की हम बात करें, किस तरीके से प्रचार करते थे लोग, है ना, ये किस तरीके से जो है सामने वाले को अपने उसमें जो मोह कर लिया करते थे, मग्न मोह कर लिया करते थे, उसकी हम बात करते हैं। तो देखो नाजी शासन की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे देखो बेकार चीज क्या थी, मीडिया, है ना, मीडिया काफी प्रभावशाली हुआ करती है। आज के टाइम पर मीडिया जो है बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। ऐसा बोला जाता है कि लोकतंत्र में चौथा जो खंबा है वो कौन है, मीडिया वाले हैं। लेकिन सारे मीडिया वाले किसके कंट्रोल में थे, सारे मीडिया वाले जो है नाजी के कंट्रोल में थे, क्लियर हुआ। तो मीडिया वाले हमेशा किसके गुणगान गाया करते थे, तो यहां पर मीडिया वाले हमेशा जो है हिटलर के ही गुणगान गाया करते थे, ठीक है सर। अच्छा, उन्होंने जो है हत्या या नरसंहार के लिए जो है दस्तावेजों में अन्य शब्दों का इस्तेमाल किया। सोच के देखो, मतलब जो ये दस्तावेज है उसमें हत्या नाम के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अलग अलग हत्या की जगह अलग अलग जो है यहां पर शब्दों का इस्तेमाल किया। जैसे कि आप देखोगे विशेष व्यवहार, है ना, अंतिम समाधान, कि किसी को तुमने निपटा दिया तुमने, तो क्या बोल रहे हो उसको कि भैया ये अंतिम समाधान था, है ना। चयन, है ना, संक्रमण मुक्ति, कि भाई जो बीमार लोग हैं, है ना, उनको तुमने मार दिया, है ना, उनको बोल दिया संक्रमण मुक्ति। तो ये अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। आप देखोगे कि नाजी विचारधारा को फैलाने के लिए कई सारे फोटो, फिल्म, रेडियो, पोस्टर और नारो आदि का जो है इस्तेमाल किया गया। सोच के देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो है जो नाजीवाद जो था, है ना, इनकी विचारधारा को फैलाने के लिए आप देखोगे ना नई नई फिल्में बनाई गई, है ना, पोस्टर जारी किए गए, नारे जारी किए गए, और ऐसी कई सारी फिल्में भी बनाई गई जिसमें जो है क्या किया गया, जिसमें आप देखोगे कि जिसमें जो यहूदी हैं उनको जो है बेकार दिखाया गया, है ना। नाजी विचारधारा की अगर हम बात करूं, का विरोध करने वालों को जो है अलग अलग दुष्प्रभाव के जरिए जो है दिखाया गया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ऐसा बोला गया कि जो नाजियों का जो विरोध करते हैं, है ना, उनको जो है उनकी अलग इमेज दिखाई गई, उनकी अलग जो है पूरे समाज में जो है उनकी एक अलग इमेज दिखाई गई। चलिए अब कोई लोग जो है दुनिया को नाजी के जो है कि ऐनक से भी देखने लगते थे। यहूदियों के जो है खिलाफ लोगों में जबरदस्त घृणा भर चुकी थी। लोगों को यकीन होने लगा था कि नाजी उनके लिए खुशहाली और संपन्नता लाकर क्या करेगा, दम ही लेंगे। समझ में आया, यानी कि इसने इस तरीके से प्रचार किया, इस तरीके से जो अपने लोगों तक जो अपनी लोगों तक बातों को पहुंचाया कि वहां पर लगने लगा था, क्या लगने लगा था कि भाई ये जो इंसान है ये सही बोल रहा है कि भाई यहूदी जो है सच में बेकार होते हैं। ये सारी जो चीजें भाई आप देखोगे तो ये सारी चीजें हो रही, तो लोग जो है मान रहे थे कि भाई ये जो बंदा है मसीहा है। लेकिन कई लोग जो है इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया और पुलिस की जो है बर्बरता और मौत का खतरा भी उठाया। सोच के देखो, ऐसा देखो ऐसा होता है ना, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनके खिलाफ भी थे, जो बोलते थे कि भाई ये जो कर रहा है ठीक नहीं है। अब देखोगे जर्मनी में जो भी लोग थे जिन्होंने ऐसी मतलब जो लोग थे जो खिलाफ ऐसी चीजों के खिलाफ आवाज उठाते थे, तो या तो उनको मार दिया जाता था या उनको जेल में डाल दिया जाता था। क्लियर हुआ ना। तो ये सारी चीजें बताई जा रही है। वे इतने डरे हुए थे कि विरोध के स्वर नहीं उठा पाते थे। मतलब कुछ जो लोग हैं, आप देखोगे बहुत सारी ऐसी कहानियां निकल के आती हैं कि जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने यहूदियों की मदद की, उनको छुपा छुपा के रखा। एक मूवी मैं रिकमेंड करता हूं आपको, एक शिंड्रेलर लिस्ट करके मूवी है, शिंड्रेलर लिस्ट, है ना, स्टीफन स्पीलबर्ग की मूवी है। प्लीज वो मूवी देखिएगा, उसमें प्रॉपर तरीके से ज्यूज के बारे में दिखाया गया है, प्रॉपर तरीके से किस तरीके से जो है एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था उसके बारे में दिखाया गया उस मूवी में, है ना। शिंड्रेलर लिस्ट नाम है, देख लेना, अच्छी मूवी है काफी। अब यहाँ पे नया है महाध्वंस, एक हॉलोकास्ट, है ना। अब इसमें बात हो रही है कि किस तरीके से जो है लोगों को मारा गया, है ना। यहाँ पे इस चीज की बात हो रही है कि नाजी सत्ता के आखिरी वर्षों में जाकर जो है जर्मनी में नाजियों के अत्याचार की जो है थोड़ी बहुत खबरें बाहर निकली। सोच के देखो, मतलब ये इस तरीके से काम किया करते थे कि भारी इंसान को पता ही नहीं चलता था कि क्या चल रहा है, किस तरीके से काम करते थे लोग, कुछ पता ही नहीं चलता भाई चल क्या रहा है, कुछ नहीं पता लगता था। आखिरी दिनों की हम बात करें 1944-45 में पता लगा भाई ऐसा कुछ एक बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है। लेकिन युद्ध के समाप्त होने के बाद जो है दुनिया में यहूदियों तथा अन्य लोगों पर जो होने वाली भयावहता की असलियत जो तस्वीर जो सामने आने लगी। फिर हुआ क्या, जब ये द्वितीय विश्व खत्म हुआ, जब ये सब कुछ रुका, तब आप देखोगे कि भैया अलग अलग कहानियां, जो दर्दनाक कहानियां जो सामने निकल के आई कि भाई किस तरीके से हुआ है। बहुत सारी मूवीज बनी है, आप देखोगे, एक पियानो मूवी है देखना, शिंडर लिस्ट मूवी है देखना, उसमें प्रॉपर तरीके से दिखाया गया किस तरीके से यहाँ पर जो है आप देखोगे इन लोगों ने किस तरीके से इन पर अत्याचार किए। कई यहूदियों ने जो है डायरी या नोटबुक में अपने जो है अनुभव लिखकर जो है सुरक्षित जगहों पर जो है छुपा दिए थे। आप देखोगे ऐसे एन बेल के एक जो एना फ्रैंक करके एक स्टोरी, आप देखो एना फ्रैंक करके एक स्टोरी है, उसने पूरी डायरी में लिखा था कि क्या क्या जब अच्छे अच्छे घर के जो लोग हैं, अमीर अमीर घर के लोग जो है इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाया करते थे, उनको मार दिया जाया करता था। तो एन फ्रैंक की स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। तो आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने इस चीज के बारे में अपने आप में लिखा हुआ है कि भाई ये जो पूरा हॉलोकास्ट हुआ था, ये पूरा जो नरसंहार हुआ था, इसमें किस तरीके से जो है जो अलग अलग कहानी निकल के आई, दर्दनाक कहानियां जो निकल के आई, उनके बारे में जो यहाँ पर बताया जा रहा है। उन्हें शायद भरोसा था कि उनके मरने के बाद जो है कभी ना कभी दुनिया को जो है असलियत का पता लगेगा। ठीक है, तभी तो लिखता, कोई इंसान क्यों लिख रहा है कि भाई जब मैं मर जाऊंगा, जब मेरी किताब को पढ़ेगा तो उनको पता लगेगा कि किस तरीके से जहां पर जो है ये नरसंहार किया गया था।
अच्छा, तो अब अपने जो है कार्यकर्ताओं में जो है पेट्रोल बंटवा दिया ताकि जो है सबूतों को जो है नष्ट किया जा सके। अब यहाँ पे ऐसा मतलब क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जब इनको पता लगा, जब ये हारने वाले थे, जब इनको पता लगा कि भाई कि हम लोग युद्ध हारने वाले हैं, युद्ध हारने वाले हैं हम जब, है ना, तो इन्होंने क्या किया, जितने भी सबूत थे उनको जो है जला दिया, मिटा दिए, कई सारे सबूत रह भी गए, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे सबूत मिलते हैं जिससे पता लगता है कि भाई एक बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर नरसंहार किया गया था। तो इसी के साथ जो है हमारे पूरे चैप्टर का जो है खात्मा हुआ, अंत हुआ चैप्टर का। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो भी गई होंगी। तो हम क्या करते हैं भाई, हम करते हैं इस क्लास को एंड, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, है ना, और अच्छे से जो है आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, सब कुछ जो है एक एक करके जो है समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।